हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नन की मदर टेबिट को वार्न करने के लिए जाती है कि वो उसकी बेटी की लाइफ से ज़रा दूर रहे, लेकिन यहाँ पर टेबिट उसे बताता है कि उसके बेटे ने कैसी हरकत की है। इसके बदले में उसे सिर्फ पिटाई की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे जेल भी भेजना चाहिए था। और हाँ, अगर तुमने अपने बेटे पर कंट्रोल नहीं किया तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है जब सारे बिजनेस को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जेल भेज दूंगा। पूरन की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो घुटनों के बल यहाँ पर टेबिट से सॉरी कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और यहाँ पर टेबिट बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है, एक ही शर्त पे माफ़ करूँगा, तुम्हें जल्द से जल्द मुख का घर छोड़ना पड़ेगा, वो भी अपने बेटे और बेटी के साथ। टेबिट इस बारे में पूरन को भी इन्फॉर्म कर देता है और कहता है, जब वो लोग जाएंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। उन लोगों के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और घर सब कुछ तुम्हारे नाम तो होने वाला है ना, तो बस उन लोगों को बस घर से किसी भी तरह निकालो। और पूरन भी इसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है नन की मदर आती है और ग्रैंडी से कहती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है, जिस पर यहाँ पर नन के डैड को दिखाया जाता है। वो उसकी मदर से कहते हैं, फर्स्ट टाइम तुम पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा किया तुमने ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट सीन में तीनों को दिखाया जाता है एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उस घर में बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो इसी वजह से नन की मदर अपने बेटे और बेटी की हेल्प लेती है कि वो लोग इसकी हेल्प करें ताकि ये डस्ट को वो जल्द से जल्द क्लीन कर दें, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। बट मदर से कहती है, इस नन से क्लीनिंग करवा लो, आफ्टर ऑल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में मिलती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसकी मॉम का रिएक्शन था कि उसे क्लीनिंग में उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नन साफ मना कर देता, मॉम मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, करना है आप अकेले करो, मैं ये सब नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो अपनी मॉम को गुस्सा दिखाते हुए चला जाता है, जिस पर नन की मदर काफ़ी अपसेट हो जाती है कि उसके दोनों बच्चे ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नन एक बार फिर से मुंह के घर पर वापस आ चुका था। तब पूरन उसे देखता है और उसे कहता है, तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, आफ्टर ऑल अभी हम लोग तो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। इस बात पर यहाँ पर नन को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। नेक्स्ट डे नन जब ऑफिस आता है तो उसका केबिन लॉक था, वो खोलने की कोशिश करता है बट खुलता नहीं है। इस बात पर वो टेबिट से ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तब यहाँ पर टेबिट के सिक्योरिटी उसे अच्छा मजाक चखाता है और टेबिट यहाँ पर उसे बताता है कि उसे इस केबिन में भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत बुरा लग रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसी वजह से आज से उसका जितना भी सामान रहेगा वो सब के सब उसी लॉकर में रखेगा जिस लॉकर में किसी टाइम टेबिट रखा करता था अपना सामान, और उसे वही काम करना पड़ेगा जो कि टेबिट किया करता था। यहाँ पर नन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में होटल के सारे स्टाफ को दिखाया जाता है। उनके सामने कुछ ऐसा सीन आता है जिसकी वजह से उनकी हंसी तो कंट्रोल हो ही नहीं पा रही होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो अपना पूरा सामान एक लॉकर में लाकर रखता है, जिस लॉकर को सारे स्टाफ यूज़ करते हैं। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। अब नन को भी वही सारे काम करने पड़ रहे थे जो पास्ट में टेबिट किया करता था। यहाँ पर वो एक पर्सन का सामान लेकर जा रहा होता है। तब यहाँ पर वो लेडी उसे कहती है, आराम से लेकर चलो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है। नन गुस्से में उसके सामान को गिरा देता है, जिस पर वो लेडी उस पर चिल्लाने लगती है।
तो नन भी उस लेडी के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने के लिए, इस कंपनी का ओनर हूँ मैं। और उन्हें लड़ता झगड़ता हुआ देख करके यहाँ पर सेक्रेटरी ये सारी बातें जा करके डेविड को क्लियर कर देता है। डेविड वापस आता है तो देखता है लेडी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तब यहाँ पर डेविड उस लेडी से सॉरी बोलता है और कहता है जिसने भी आपके साथ ये काम किया वो आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर पैट अपने भाई को समझा रही होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वहाँ पर सेक्रेटरी की एंट्री होती है। सेक्रेटरी नन को कहता है चलने के लिए क्योंकि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। नन नहीं जाता है तो ज़बरदस्ती सेक्रेटरी उसे घसीटते हुए लेकर के आता है डेविड के पास। डेविड नन से कहता है तुमने इस लेडी के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की, माफ़ी मांगो। जिस पर वो लेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, नन ने उसके साथ मारा पीटी की थी ना इसी वजह से। तो वो यहाँ पर डेविड कहता है नहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी गलती की है वो आपसे माफ़ी मांगेगा। और फाइनली नन को उस लेडी के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तब यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है वो उस लेडी से सॉरी कहता है और उसके अरेंजमेंट के लिए दूसरे स्टाफ का भी इंतज़ाम करता है। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ किटी पार्टी करने के लिए आई हुई रहती है। जुआ खेलने के बाद जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करती है। यहाँ पर वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के सामने ताकि उसकी इज्जत थोड़ी सी ऊंची हो जाए। तब वो सामने देख लेती है कि उसकी बहू तो किसी और के साथ बैठी हुई है। वो डेविड को देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो वही बंदा है जो किसी टाइम में नौकरी किया करता था उनके ही होटल में। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है वो मुक के लिए एक लॉकेट लेकर आया हुआ रहता है जिस पर मुक लेने से मना करती है क्योंकि वो लॉकेट डायमंड का था और बहुत ज़्यादा महंगा था, इसी वजह से मुक नहीं ले लेती है। लेकिन डेविड कहता है ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे ले लो। वो जब उसे पहना रहा होता है तब यहाँ पर पूरन की मदर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और ये वीडियो सेंड करती है सीधा पूरन के पास। पूरन जो कि गेमलिंग खेलने में बिजी था लेकिन वो वीडियो को देखता है तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। पूरन की मदर उसे भड़काते हुए कहती है ज़रा कंसंट्रेशन करो अपने सोने देने वाली मुर्गी पर वरना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, फिर उसके बाद तुम हाथ मलते रह जाओगे। देखो तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, ज़रा इंक्वायरी करो। नेक्स्ट दिन में नन एकदम गुस्से में पागल सारे पेपर्स को फाड़ रहा होता है जिस पर उसकी मदर आती है और उसे काम डाउन करती है और पूछती है कि क्या बात है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तब उसे बताता है कि किस तरह डेविड ने उसकी जॉब को भी छीन लिया है, उसे उस कैबिन को भी छीन लिया है और उसे एक लॉकर दिया है सामान रखने के लिए और वहाँ पर उसे वेटरिंग की जॉब करनी पड़ रही है और वो बिल्कुल भी ये सब करना नहीं चाह रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में सारे पेपर्स को फाड़ रहा होता है। तब उसकी मदर उसे समझाती है कि बस अब रोना बंद करो, कब तक के तुम इसी तरह रोते रहोगे, थोड़ा स्ट्रांग बनो, आफ्टर ऑल तुम बॉय हो, कोई गर्ल नहीं हो जो पैट की तरह तुम मेरे पास हमेशा रोने के लिए आ जाते हो। हर बार मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी, अब तुम्हें खुद ही हालात से लड़ना सीखना होगा। एक तरफ जहां माँ का लाडला माँ के सामने रो रहा था तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो क्लब में आए हुए रहते जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बिजी थी। ये देख करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर्सन को भी पीटता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर भी चिल्लाता है और उसके साथ मिसबिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्लैप करती है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब हरकत करने के लिए। पूरन की मदर ने पूरन के माइंड में मुक के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर भर दिया था ना कि यहाँ पर अब वो मुक पर डाउट करने लग रहा था। इसी वजह से वो उसे डेविड के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मुक को ऐसा लग रहा था कि डेविड उसका फ्रेंड है, इसी वजह से वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और बता देती है कि उसने उसे एक लॉकेट दिया है। और दूसरे सीन में पूरन को दिखाया जाता है जो उस लॉकेट को चुरा लेता है ताकि वो जुआ खेल सके। यहाँ पर दिखाया जाता है नन जब पिट कर आता है तो उसकी मॉम उसका फेस देख करके उसे पूछती है कि अब क्या हो गया, किससे पिट कर आए हो। लेकिन नन बहाना बना देता है नहीं मदर मैं किसी से भी पिट कर नहीं आया हूँ। एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम बूम है। वो उस होटल में एक स्टाफ की हैसियत से जॉब करने के लिए आया हुआ था। डेविड के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ मालूम है लेकिन प्रेजेंट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मुक के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से और नन की बातों की वजह से अब पूरन काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था। इसी वजह से वो अपना डाउट क्लियर करना चाहता था डेविड के रिलेटेड। तो वो मुक को रेस्टोरेंट लेकर जाता है उसके साथ खाना खाने के लिए, लेकिन रास्ते में डेविड को भी वो इनवाइट करता है। डेविड भी उसके साथ चला जाता है। कुछ टाइम तक पूरन मुक और डेविड दोनों पर नजर रखता है लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। यहाँ पर डेविड और मुक अब दोनों एक साथ खाना खाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। डेविड जब होटल वापस आता है तो नन को नोटिस करता है कि नन काम कम बातें ज़्यादा करता है, वहाँ की लड़कियों में वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तब यहाँ पर डेविड उसे वार्न करता है कि उसे काम पर फोकस करना चाहिए, अगर उसने सही से काम नहीं किया ये दोबारा उसकी कंप्लेन आई तो इसके बदले में हो सकता है उसकी मंथली सैलरी काट दी जाए। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है अपना बदला उसे लेना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। इसी वजह से
वो नन से कहता है मेरे शूज बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं, इसे क्लीन करो। नन के मना करने पर टेबिट जबरदस्ती अपने शूज नन के ऊपर रख देता है। क्लीन करने कहा ना तो मतलब क्लीन करना है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे नौकर हो। और हाँ, टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करना है, अपने कपड़ों से क्लीन करो, मेरे शूज़ चमकने चाहिए। और ये कहते हुए वो जबरदस्ती नन से अपने शूज़ को क्लीन करवाता है। ग्रैनी मुक को नेकलेस देते हुए कहती हैं, मुक ये नेकलेस तुम्हारा है ना, तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तुम्हें ये सेल करना पड़ा। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाती तो हो सकता है ये मुझे दोबारा नहीं मिलता, इसे मैंने दोबारा से तुम्हारे लिए ख़रीदा है। आखिर क्या रीज़न थी जो तुम्हें ये बेचना पड़ा। मुक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसने ये काम नहीं किया है। वो पूरन से पूछने लगती है। पूरन उसे बताता है मुझे बिज़नेस के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, बस इसी वजह से तुम्हारे नेकलेस को सेल किया विदाउट तुम्हारे परमिशन, प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये कहते हुए वो उसके साथ रोमांस करने लगता है ताकि इस बात पर मुक कोई रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट सीन में टेबेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो किसी भी कंडीशन में नन की फैमिली को बर्बाद करना चाहता था क्योंकि नन की वजह से कहीं ना कहीं आज इसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो इसी वजह से वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। तब वहाँ पर नन की सिस्टर पैट की एंट्री होती है जो कि ड्रिंक लेकर आई हुई रहती है। वो टेबेट से कहती है देख रही हूँ आजकल तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते हो और आए दिन देखती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के लिए ये ड्रिंक लेकर आई हूँ। और हाँ, तुम मुझ पर फोकस क्यों नहीं करते हो। आए दिन मैं तुमसे यही कहती रहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें। और ये कहते हुए उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है और इसमें टेबेट भी उसका साथ देता है, लेकिन उसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। इधर बूट और उसके मदर मिलकर रैन को खाना खिला रहे होते हैं। टेबेट की एंट्री होती है जो कि अपने सेक्रेटरी के साथ आया था। यहाँ पर वो अनाउंस करता है कि सेक्रेटरी आज से मेरे साथ ना रहते हुए मेरी घर की रखवाली करेगा। इधर पूरन को दिखाया जाता है। उसे याद आता है उस दिन की रिकॉर्डिंग उसने नहीं सुनी है, तो वो रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करता है। एक्चुअली उस दिन पूरन ने झूठ बोला था कि वो रेस्टोरेंट से किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि वो बाहर जाने से पहले अपना सेल फोन वहीं पर रख देता है और सारी ऑडियो अब यहाँ पर सुन लेता है, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि टेबेट उसकी वाइफ को उसके ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इधर बूम को दिखाया जाता है जो काम कम और इंक्वायरी और चोरी ज़्यादा करता है। एक लॉकर को खुला हुआ देख कर वो उसके सामानों को निकालने लगता है। तब पीछे से एंट्री होती है नन की, जो कि नन का लॉकर रहता है। अब वो देख लेता है कि ये मेरे लॉकर से चोरी कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत और मार पीट स्टार्ट हो जाती है। तभी दौड़कर एक सर्वेंट आती है और उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करवाती है। बूम गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। तब वो देख लेता है कि टेबेट है जो कि बहुत अच्छे सूट बूट में है और वो कुछ लोगों से बातें कर रहा है। तो बूम टेबेट के पास जाता है और उसे बहुत ही वाहियात तरीके से बात करता है। ये सूट कहाँ से खरीदा है, खरीद के लाया है या चोरी करके लाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू ये सूट बूट को खरीदे, बताना कहाँ से चोरी किए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बात पर टेबेट को गुस्सा आता है, लेकिन बूम तो अपनी बातों का पोटला ले करके बस पूछे जा रहा होता है। अच्छा बताओ बूट का है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वो लोग काफ़ी टाइम से घर पर नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग कहाँ पर है। ये बात सुनते ही टेबेट को आता है गुस्सा। वो बूम को वार्न करता है कि दोबारा मेरी फैमिली के बारे में अगर पूछने की भी हिम्मत की ना तो इससे भी बुरी कंडीशन कर सकता हूँ, इसी वजह से दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लेकिन पीछे से नन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे मालूम पड़ता है कि बूम उन लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन प्रेजेंट में वो लोग कितने ज़्यादा रिच है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर वो बूम को ब्लैकमेल करता है और बूट के रिलेटेड उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इस वक्त नन का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसे एजेंट का भी कॉल आता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि बूट का एड्रेस क्या है। अब उसे एक पर्सन चाहिए था जो कि पूरी इंक्वायरी निकाल सके, इसी वजह से वो बूम को कहता है कि वो जा करके सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए और बूट को किसी भी तरह उसके पास लेकर आए, बदले में वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। बूम पैसों के लालच में आ जाता है और वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पर बूट रहती थी। वो बूट को देखता है तो सडनली उसे पहचान जाता है कि यही तो बूट है और वो जैसा तैसा करके उसे होटल लेकर आता है, उसे झूठ बोल करके, क्योंकि बूट उस बूम को पहचानती थी। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नन की, जिसे देख करके बूट शॉक में थी। नन के हाथों एक बार फिर से बूट लग जाती है और नन दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। वो बूट को इस तरह से जंजीरों में जकड़ के रखता है मानो कि वो उसकी कैदी हो। यहाँ पर वो टिबेट के पास कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी सिस्टर उसके पास है, अगर उसे सही सलामत चाहिए तो उससे आकर मिलना पड़ेगा। नन टिबेट को लोकेशन सेंड करता है मिलने के लिए। जब टिबेट वहाँ पर आता है तो नन ने पहले से ही गुंडों को लगा कर रखा था ताकि आते ही वो टिबेट की पिटाई करे, लेकिन सीन उल्टा हो जाता है। टिबेट उन गुंडों की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें चारों खाने चित कर देता है। नन भी वहाँ जाता है और वो टिबेट से फाइट करने लगता है। नन के हाथों में कोई आयरन टूल रहता है जिसके थ्रू वो टिबेट के पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से टिबेट बहुत बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन नन अपने पैरों से बार बार
टिबेट पर वार करता है, जिसकी वजह से टिबेट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है नन टिबेट के हाथों को इस तरह से अपने शूज़ से मसलता है कि उसके हाथों से तो ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसे मारने वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंड टाइम पर एंट्री हो जाती है चैट की। चैट को देख करके नन वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर चैट टिबेट की हेल्प करता है और साथ ही बूट को भी किसी तरह वो पा जाता है और बूट को भी वो बचा लेता है नन की कैद से। नेक्स्ट सीन में बूम को दिखाया जाता है। अब वो वापस से बूट के घर पे आया होता और उसके घर की छानबीन कर रहा होता है। तब वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है और वो बूट को इस तरह से करता हुआ देख करके उसे चोर समझकर अच्छी खासी पिटाई करता है। इवन इतना ज़्यादा मारता है कि उसके मुंह से तो ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर दिखा ना तो जान से जाएगा। मुक जब कंपनी आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि टिबेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक जाती है टिबेट से मिलने के लिए। वो देखती है कि टिबेट तो ग्लास का पानी भी नहीं उठा पा रहा है। तब मुक हेल्प करती है और उसे पानी का ग्लास खुद उठा करके टिबेट को पिलाती है। टिबेट सडनली मुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है एक बात पूछूं, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों करती हो। इधर बूट और चैट के थ्रू जब नन की मदर को मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो 1 मिनट वेस्ट किए बगैर वो फ़ौरन हॉस्पिटल में जाती हैं टिबेट से मिलने के लिए। बूट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सारी पास्ट की बातें उसे याद आने लगती है। तो चैट उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। मुक टिबेट के लिए खाना लेकर आई हुई रहती है, लेकिन टिबेट उसे ये कहता है कि वो नहीं खा पाएगा। इसी वजह से मुक उसे खिलाती है, ये कहते हुए कि हाँ तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो तुम कैसे खा पाओगे। टिबेट को खाना खिलाते खिलाते मुक टिबेट से पूछती है आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा पीटा, तो मुझे सिर्फ एक बार नाम बताओ। तब यहाँ पर टिबेट कहता है तुम बात को चेंज करने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे पूछा है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग करती हो। तो मुक कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं कर पाती है। वो वहाँ से सडनली जाने लगती है तो टिबेट उसे घसीट लेता है और अपनी बाहों में बिठा लेता है और कहता है मैंने कुछ क्वेश्चन किया है, मुझे इसका आंसर चाहिए। आखिर क्या वजह है जो तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रही हो। मुक कुछ आंसर रिप्लाई करती है, उससे पहले टिबेट की मदर की एंट्री हो जाती है। टिबेट की मदर ने देख लिया था। यहाँ पर वो मुक से कहती है मुझे मेरे बेटे से कुछ बात करनी है तो तुम यहाँ से चली जाओ, जिस पर मुक वहाँ से चली जाती। पूरन की मदर को अब पैसों के लिए आए दिन धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पूरन का सर खाते हुए उसे कहती है कि मुक से जितनी जल्दी हो सके पैसे का अरेंजमेंट करो। इधर दिखाया जाता है टिबेट की मदर को, जो टिबेट पर गुस्सा कर रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है टिबेट, पास्ट में क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या हुआ है इसी लड़की की वजह से। मैं बिल्कुल भी ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि इसी की लड़की की वजह से हम सब की लाइफ दोबारा स्पॉइल होए। जिस पर टिबेट कहता है मदर इस बार हमारी लाइफ स्पॉइल नहीं होने वाली है, बल्कि इनकी लाइफ स्पॉइल होने वाली है, मैं इन सब को बर्बाद कर दूंगा। पूरन बार के ओनर से मिलने के लिए आया हुआ रहता है, क्योंकि आए दिन अब उसे धमकियां जो मिल रही थी तो कुछ ना कुछ तो मस्त का पॉलिश लगाने के लिए उसे करना पड़ेगा ना। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है वो बार के ओनर से बात करता है और वो कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, बाकी जो कुछ भी होगा आगे मैं देख लूँगा। टिबेट के प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट टारगेट रहता है पूरन, जो कि पूरन को भी आइडिया नहीं था कि वो किस दलदल में फंसने वाला है। नेक्स्ट सीन में बूट बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि पास्ट में हुए एक्सीडेंट के बारे में याद करके उसे बार बार अब नन से डर लग रहा होता है कि कहीं वो उसके बेटे को छीन न ले। मदर बूट को प्रॉमिस करती है कि नन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि सामने उसकी मदर खड़ी रहेगी। इधर फाइनली टिबेट को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो कंपनी में आ चुका था, क्योंकि उसका रिवेंज लेने का टाइमिंग जो स्टार्ट हो चुका था और लोगों का बुरा वक्त। बूम जब होटल वापस आता है तो उसकी और नन की फाइटिंग होती है, क्योंकि बूम को मालूम पड़ चुका था कि नन ने सिर्फ उसका यूज़ किया है। उसे मालूम पड़ चुका था कि बूट के साथ नन ने किस तरह से जानवरों की तरह बिहेवियर किया था, उसे जंजीरों में जकड़ के रखा था, इसी वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तब नन यहाँ पर हंसते हुए सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ मैंने तुम्हारा यूज़ किया क्योंकि मुझे बूट से बदला लेना था। एक्चुअली मुझे बूट से बदला नहीं लेना था, उसके भाई टिबेट से बदला लेना था। और वो ये भी बता देता है कि पास्ट में उसने बूट के साथ कितना ज़्यादा गलत किया, और ये सारी बातें अपने कानों से और आंखों से देखते हुए सुन रही होती है मुक। इधर टिबेट मछलियों को खाना दे रहा होता है समुद्र के किनारे, और उसने वहाँ पर पूरन को भी बुलाया था। पूरन अब टिबेट के पास आता है, लेकिन वो टिबेट की एक भी बात मानने के लिए इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा, तुमने जो कुछ भी पास्ट में किया मैंने तुम्हारा हर वो काम किया, लेकिन अब और मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत मालूम पड़ गई। तुम पीठ पीछे मेरी ही वाइफ को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। इधर मुक हॉस्पिटल में आई हुई रहती है टिबेट से मिलने के लिए, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि टिबेट तो डिस्चार्ज हो चुका है और वो हॉस्पिटल से जा चुका है। इसी वजह से वो टिबेट को कॉल करती है, बट टिबेट कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो बिजी था पूरन के साथ। पूरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो डायरेक्टली टिबेट का कॉलर पकड़ लेता है, ये कहते हुए वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें भी आइडिया नहीं है। टिबेट अब पूरन को ब्लैकमेल करने लगता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या मालूम है क्या नहीं, और अगर मैंने वो सब मुक को बता दिया तो तुम जो उसके हस्बैंड होने का दावा कर रहे हो ना,
एक पल में यूँ तुम्हें वो अपनी लाइफ से बाहर कर देगी। इसी वजह से कह रहा हूँ, मेरा कहना मानो, नहीं तो जो पैसे तुम्हें मिल भी रहे हैं ना, वो भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। मुक कंपनी के थ्रू टेबिट का एड्रेस निकलवाती है और वो टेबिट के घर पर पहुंच चुकी थी। वो टेबिट का वेट करती है, बट टेबिट की जगह पर वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखती है। तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर टेबिट रहता है, और यहाँ पर रैन टेबिट को अंकल कह रहा होता है। तब वहाँ पर बूट की एंट्री होती है। बूट मुक को देख करके पहचान जाती है और मुक बूट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बूट वहाँ से चली जाती है। मुक ये सब देख करके हैरान थी। तब वहाँ पर टेबिट भी पहुँच जाता है। इधर पूरन मुक से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया था। वो उसके कैबिन में जाता है, बट मुक उसे नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो अपनी वेडिंग की फोटोज को देखने लगता है और इसी के साथ पूरन पास्ट की बातें भी सोचता है जो कि टेबिट और उसके बीच में हुई थी। टेबिट ने उसे वार्न किया था कि बहुत जल्द वो मुक की लाइफ से उसको निकाल फेंकेगा, और इसी वजह से पूरन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। टेबिट मुक को रेस्टोरेंट लेकर आता है और इसे पूछता है, आखिर इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ा। तब मुक कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी, मालूम पड़ा तुम डिस्चार्ज हो गए हो। ऑफिस जाकर पता चला कि तुम ऑफिस भी नहीं आए हो। इसी वजह से सोचा तुम्हारे घर पर जा करके तुम्हारी कंडीशन के बारे में पूछ लूँ। इसी वजह से टेबिट मुक से कॉल का बहाना करके पूरन के पास कॉल करता है और उसे बताता है, इस वक्त तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और हम दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड कर रहा हूँ, उसे देख लेना, फिर समझ में आएगा हम दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। ये बात सुनते ही पूरन तो एकदम गुस्से में आ जाता है और इधर टेबिट किसी बहाने से मुक के साथ एक सेल्फी ले ही लेता है और वो सेंड करता है सीधा पूरन के पास। पूरन जब देखता है कि वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है तो गुस्से में आग बगौला हो जाता है और टेबिट को बर्बाद करने का डिसाइड करता है और किसी के पास कॉल करता है। नन अपने सामने से मुक को जाता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ रेस्टोरेंट जाने की बातें करता है। मुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो नन को बता देती है कि उसका झूठ पकड़ा गया और यहाँ पर नन को भी मालूम पड़ जाता है कि पास्ट में जो सारी बातें वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो बातें तो मुक को मालूम पड़ गई है कि बूट के साथ उसने कितना ज़्यादा गलत किया। अब यहाँ पर मुक कहती है, मैंने कितना ज़्यादा गलत किया टिबेट के साथ, उस पर ट्रस्ट ना करके मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन लाइफ टाइम तक मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने एक लड़की के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। मुक को नन की सारी सच्चाई पता चल गई। ये बात सोच करके वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। नन कभी भी हाइपर रहता है या कभी गुस्से में रहता है तो जो भी लड़की उसके सामने आती, समझो उसकी लाइफ तो स्पॉइल होनी थी। यहाँ पर एक वेटर थी, अब नन उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तब पीछे से उसकी मॉम आती है और उसे हिट करती है और उस सर्वेंट को वहाँ से जाने देती है। यहाँ पर नन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपनी मॉम को ही धमकी देने लगता है, मॉम सच बता रहा हूँ, अभी मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज़ पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं आपको भी हर्ट कर सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। नन की मदर वहाँ से चली जाती है और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है नन की मदर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वो नन के बारे में सब कुछ बता देती है। जहाँ पर डॉक्टर उसकी मदर को बताते हैं कि नन की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर इसी तरह से उसका सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वो गुस्से में अपने आप को भी हर्ट कर सकता है। पूरन ने अपना एक नया फ्रेंड बनाया था, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसका नया फ्रेंड भी टिबेट के साथ मिला हुआ है और वो दोनों मिल करके बहुत जल्द उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाले हैं। मुक को हॉर्स राइडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जिसके शूट करने की वजह से हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मुक को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अननोन पर्सन कोई और नहीं, नन रहता है। नन ने जानबूझ करके हवा में फायरिंग किया था ताकि हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो जानबूझ करके मुक को नीचे गिरा दे। मुक गुस्से में नन से कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना नन? तब नन कहता है, जानबूझकर तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। वैसे हाँ, नोटिस कर रहा हूँ तुम सही से चल नहीं पा रही हो, क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? देखो आसपास कितना सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई हेल्प के लिए आ भी नहीं सकता है। मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। जिस पर मुक उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देती है, मर जाऊंगी बट तुम जैसे बंदे की कभी हेल्प नहीं लूंगी। तो नन भी मुक को सबक सिखाने के लिए गुस्से में उसे वहीं छोड़ देता है और खुद अपने हॉर्स को लेकर के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है, अब उसे पैसे कमाने का और भी ज़्यादा जुनून सवार था और ये जुनून दिलाया था किसी और ने नहीं बल्कि उसके नए फ्रेंड ने। यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है वो बार बार उसे कॉल करती है उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन पूरन उसके कॉल को भी रिसीव नहीं करता है। मुक को अब कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था सिवाय टेबिट के। वो टेबिट के पास कॉल करती है और बताती है कि वो जंगल में फंस गई है, उसे उसकी हेल्प चाहिए। मुक के एक कॉल पर टेबिट उसकी हेल्प करने के लिए जंगल में आधी रात को पहुंच जाता है और वो हर जगह मुक को आवाज़ें देने लगता है। टेबिट को वहाँ पर देख करके मुक सडनली उसके पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। पूरन को दिखाया जाता है वो गैमलिंग के लिए आया हुआ रहता है और इसमें उसका फ्रेंड भी सपोर्ट करता है। वो उसे कुछ अमाउंट देता है और कहता है कि कुछ टाइम के बाद वो उसे रिटर्न कर देगा जब वो जीत जाएगा, लेकिन उल्टा वो हार जाता है और उसके ऊपर
उसके फ्रेंड का भी कर्ज हो जाता है। जब वापस घर आता है तो नोटिस करता है कि मुक तो अपने रूम में है ही नहीं, वो अभी तक आई ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फ़ोन देखता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि मुक की कितनी ज़्यादा कॉल्स आई थी। वो मुक को रिपीट से कॉल करता है बट आंसर कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक को सेफली अब यहाँ पर डेविड वापस घर लेकर आता है और उसे बहुत संभाल करके चलने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उसके पैर और हाथ में चोट लगी थी। उन दोनों को इस तरह से देख करके पूरन अपना आपा खो बैठता है और मुक को सडनली धक्का दे देता है कि इसके साथ तुम कहीं पर भी जाओगी नहीं, और डेविड को पंच मारता है ये कहते हुए कि अगर दोबारा मेरी वाइफ के साथ दिखे ना तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करने वाला हूँ। डेविड कुछ भी नहीं बोलता है, बस शांति से खड़ा रहता है। और नेक्स्ट सीन में ग्रैनी और अंकल को दिखाया जाता है जो कि डेविड से सॉरी कह रहे होते हैं पूरन के बिहेवियर के लिए। पूरन मुक को ज़बरदस्ती कमरे में भेजने के लिए बात कर रहा होता है और उससे बहुत वाहियात तरीके से बात करता है। तब मुक उसकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करती है और उसे कहती है कि जब मेरी हेल्प की ज़रूरत थी मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल्स किए, लेकिन तुमने मेरा कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं किया, तो मजबूरी में मुझे डेविड के पास कॉल करना पड़ा। और डेविड को तुम गलत समझ रहे हो, वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है। और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। डेविड जब वापस घर जा रहा होता है तब पूरन उसके पास जाता है और उसे वार्न करता है, देखो लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, मेरी या मेरी वाइफ के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डेविड और पूरन की जब नोक-झोंक चल रही थी तो पीछे से कान लगा करके नन सारी बातें सुन रहा होता है। अब देखना आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि नन इन दोनों की झगड़े को किस तरह से अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है। मुक बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थी और वो मॉर्निंग में ही चैट से मिलने के लिए आई हुई थी। चैट भी शॉक में वो मुक से बोलता है, मुक सब कुछ ठीक तो है ना, इतनी मॉर्निंग में मेरे घर पर आने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तब मुक उसे बताती है कि मैं कल डेविड के घर पर उससे मिलने के लिए गई थी, मैंने बूट को देखा और उसके साथ एक छोटी सी बेबी को। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और वो बेबी कौन था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। चैट कुछ टाइम के लिए तो बताने से मना करता है, लेकिन मुक के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर फाइनली चैट उसे रैन के स्कूल लेकर के जाता है उसे मिलाने के लिए। रैन जब अंकल चैट को देखता है तो सडनली दौड़ कर आता है और हक कर लेता है, अंकल चैट आप यहाँ पर, मम्मी कहाँ है, मम्मी क्या है मुझसे मिलने के लिए स्कूल पर आई हैं। चैट रैन को बताता है कि उससे मिलने के लिए एक न्यू आंटी आई हैं और यहाँ पर मुक अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए उसे बहुत ही प्यार से मिलती है, साथ ही उसे आइसक्रीम भी खिलाती है। लेकिन यहाँ पर मुक को अभी क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में किसका बेटा है। रैन से मिलने के बाद उससे बातें करने के बाद मुक काफ़ी रिलैक्स फील कर रही होती है। पूरन गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुका था, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था, तो यहाँ पर उसका फ्रेंड डैनियल उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपनी वाइफ की नकली सिग्नेचर सीख लेनी चाहिए ताकि वक्त ब वक्त उसे काम आ सके। और सेम अपने फ्रेंड डैनियल के कहने पर यहाँ पर पूरन को दिखाया जाता है, वो आता है मुक के कैबिन में और मुक की साइन की कॉपी करता है और साथ ही उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है ताकि घर जा कर के वो उस पर प्रैक्टिस कर सके। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली मुक की सिग्नेचर वो सीख जाता है और अकाउंट से बहुत सारा अमाउंट निकाल लेता है, और इसके बारे में मुक को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगले ही सीन में पूरन को गैम्बलिंग खेलते हुए दिखाया जाता है। उसकी ये लत बिल्कुल भी छूटने वालों में से नहीं थी। वो एक बार फिर से गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे लगाता है और हार जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब वो जब क्लब से बाहर निकल रहा होता है तब सडनली कोई पीछे से उसके सर पे हिट करता है, जिसकी वजह से पूरन बेहोश हो जाता है, और वो कोई और नहीं उसका फ्रेंड डैनियल ही था, और डैनियल डेविड के साथ मिला हुआ था। नेक्स्ट सीन में ग्रैनी को दिखाया जाता है जो मुक से पूछती है, मुक कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट पड़ गया था जिसकी वजह से तुम्हें अकाउंट से इतना सारा पैसा निकालना पड़ा। मुक तो टोटली शॉक, बिकॉज उसने तो अकाउंट से पैसे नहीं निकाले थे, पूरन ने निकाले थे, लेकिन अब यहाँ पर बिल फटता है मुक के नाम पर। मुक कंफ्यूज थी, तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है और सीधा पहुंचती है डेविड के पास। डेविड को वो दिखाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया है, और ये देखो ये फ़ोटो। यहाँ पर दिखाया जाता है वो फ़ोटो किसी और की नहीं पूरन की रहती है, जिसे किडनैप करके रखा गया हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट की डिमांड की जा रही होती है। मुक का तो रो रो कर बुरा हाल था। तब यहाँ पर डेविड उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डेविड जब तक है उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा, वो सेफली उसके हस्बैंड को बचा कर लेकर आएगा। और ये कहते हुए वो जब केबिन के बाहर आता है तो कॉल पे बात ही करता है, सब कुछ ठीक है ना, मैंने तो यहाँ पे हैंडल कर लिया है, उसे होश में लाओ, मैं उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ। दिखाया जाता है ये सब किसी और ने नहीं, डेविड ने किया था। इधर पूरन को जब होश आता है तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और साथ ही 2 से 3 लोग उसे पकड़े हुए थे। यहाँ पर पूरन उन्हें छोड़ देने के लिए कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। लेकिन डेविड और अपने फ्रेंड डैनियल को देख करके वो शॉक था। ओह अच्छा, तो तुम भी इसके साथ मिले हुए हो डैनियल, मतलब तुमने मेरे साथ चीट किया, आई हेट यू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोस्त के नाम पे धब्बा हो। डेविड पूरन से बकवास भरी बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आता है और उससे कहता है, मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि तुम ही कर सकते हो,
इसी वजह से तुम्हें किडनैप किया गया है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें मेरा वो काम करना है या नहीं करना है। जिस पर पूरन डेविड को गुस्सा दिखाते हुए, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा कहना एक भी नहीं मानूंगा, तुम्हारा किया हुआ एक भी काम मैं नहीं करूंगा। जिस पर डेविड कहता है ओके तुम्हारी मर्जी, और एक लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करके वो पूरन के फेस पे रखने वाला रहता है और उसे कहता है अब बताओ क्या तुम मेरा कहना मानोगे या नहीं, वरना जान से जाओगे और इस प्यारे से फेस पे तुम्हारे निशान भी आ जाएगा। जिस पर पूरन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। खैर ये सीन तो यहीं पर कट होता है और अगले सीन में मुक को दिखाया जाता है। अपने कैबिन में बैठी हुई थी, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं उन गुंडों ने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया होगा, क्या डेविड ने उसे बचा लिया होगा या नहीं। तब वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है डेविड के साथ। पूरन को सही सलामत देख करके मुक की जान में थोड़ी सी जान आती है और वो सडनली अपने हस्बैंड को हक कर लेती है, कहते हुए कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर रहे होंगे वो लोग। और यहाँ पर पूरन सारा क्रेडिट देता है डेविड को कि डेविड की वजह से तो मेरी जान बच पाई, अदरवाइज जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था ना, उनकी पूरी प्लानिंग थी मुझे मार देने के लिए। शायद मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं मिल पाता, सही टाइम पर डेविड ने आकर के मेरी जान बचाई, इसके लिए हम दोनों को डेविड को थैंक्स बोलना चाहिए। नाइट का सीन दिखाया जाता है। मुक अपने रूम में बैठी रहती है, तब पूरन की एंट्री होती है। पूरन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। वो मुक से कहता है तुम बिजनेस के रिलेटेड आउटसाइड कंट्री में जाने वाली हो ना, और डेविड भी तुम्हारे साथ जाने वाला है। तब मुक यहाँ पर बताती है हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जाना पड़ रहा है। वैसे तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। तब पूरन उसे कहता है कोई बात नहीं, तुमसे कभी दूर नहीं रहा ना, इसी वजह से। पूरन के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि मुक के साथ कुछ गलत होने वाला है और इसके बारे में पूरन को आइडिया है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। वो जब बाहर आता है तो वो डेविड के पास कॉल करता है और उसे कहता है तुमने जितना कहा था मैंने उतना कर दिया है, लेकिन याद रखना मुक को कुछ भी होना नहीं चाहिए। तब डेविड कहता है मैंने बस तुमसे कहा था ना तुम तुम्हारे काम पर फोकस करो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तब पीछे से नन आता है और वो पूरन से कहता है ये सब क्या चल रहा है, तुम डेविड से बात कर रहे थे ना, देखो अगर तुम्हें डेविड से कोई दुश्मनी निभानी है तो इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं भी डेविड को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, और अगर हम दोनों मिल गए तो सच कह रहा हूँ मिलकर हम डेविड की लाइफ को एकदम स्पॉइल कर सकते हैं। बताओ इसी बात पर हैंडशेक कर रहे हो। लेकिन पूरन उसे कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए अंदर रूम में चला जाता है। नन पूरन पे गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने उसे ऑफर दिया इतना अच्छा और बढ़िया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। पूरन अपनी वाइफ मुक को लेकर के आया था ड्रॉप करने के लिए, लेकिन वो उसे बड़े ही प्यार से गुड बाय बोलता है और खुद का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। मुक को बड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि पूरन ने इससे पहले उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। पूरन उसका सामान दूसरी कार में रखता है क्योंकि आगे का सफ़र उसे दूसरी कार से करना था, वो भी डेविड के साथ, क्योंकि डेविड उसके साथ जाने वाला था। यहाँ पर पूरन उसे गुड बाय बोलता है। पूरन तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है वो अंदर कार में बैठ जाती है। उसे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कार को जाता हुआ देख करके पूरन बहुत ज़्यादा रो रहा था कि वो अपने ही सामने अपनी ही बीवी को किसी और के साथ भेज रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब पूरन अपनी मॉम को ये सारी सच्चाई के बारे में बताता है तो उसकी मॉम उस पर ही गुस्सा करते हुए थप्पड़ जड़ देती है। पागल हो गए हो, तुमने क्या किया? क्या तुम भूल गए कि मुक से तुम्हारी शादी करवाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की, तब जा करके मुक तुम्हारी लाइफ में आई, तुम्हारी वाइफ बनी, और तुमने एक ही पल में उसे किसी और के साथ जाने दिया। सच बताओ पूरन, तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें मुक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अगले ही सीन में मुक को दिखाया जाता है वो बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक ऐसी अनजान जगह पर पाती है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। वो हर जगह छानबीन करना स्टार्ट करती है कि वो तो बिज़नेस के लिए जा रही थी, फिर अचानक से वो ऐसी जगह पर कैसे आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और डेविड भी उसकी नज़रों से नहीं दिखाई दे रहा था, इसी वजह से मुक और भी ज़्यादा परेशान थी। तब वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है। डैनियल को देख करके वो और भी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि डैनियल उसका नाम जानता था। डैनियल अब मुक को लेकर के जाता है मुक के कहने पर डेविड से मिलवाने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुक डेविड के पास पहुँच जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो दोनों तो बिजनेस के रिलेटेड बाहर जा रहे थे, तो वो लोग यहाँ पर कैसे आए। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डेविड ने मुक को जूस ऑफर किया था कार में उसे पीने के लिए, जिसमें नशीली दवाई मिलाई हुई थी, जिसे पीने के बाद मुक को कुछ भी याद नहीं था और डेविड उसे उस जगह पर लेकर आया था जहाँ पर वो उसे लाना चाह रहा था। मुक बहुत बुरी तरीके से डर रही होती है। वो डेविड से हिम्मत बनाकर पूछती है, डेविड सच बताना, मुझे यहाँ पर तुम ज़बरदस्ती लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो? आखिर मैं जानना चाहती हूँ। तब यहाँ पर डेविड कहता है, जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? तुमसे बदला लेने के लिए। जिस पर यह बात सुनते ही डेविड के मुंह से वो भी कंफ्यूज रहती है कि डेविड ये सब क्या कह रहा है। तब मुक उसे कहती है,
डेविड, तुम मुझसे बदला लेना चाह रहे हो, क्यों लेना चाह रहे हो? आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इधर ग्रैनी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और उन्हें ऐसा फील होने लगता है लाइक मुक किसी मुसीबत में है। मुक के पूछने पर यहाँ पर डेविड उसे पुश करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर वो उसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों कर रहा है और उससे रिवेंज क्यों लेना चाह रहा। वो बूट के भी बारे में बता देता है और ये भी बता देता है कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये सोच कर ना कि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुमने मेरे प्यार को प्यार नहीं समझा, तुमने मेरे प्यार को कुचल दिया। तब यहाँ पर मुक उसे कहती है, लेकिन क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैंने कभी तुमसे कोई प्रॉमिस किया? नहीं किया ना, फिर तुम मुझसे इस तरह से रिवेंज कैसे ले सकते हो? क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी गलती की वजह से बूट की लाइफ ख़राब हुई? तब डेविड गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की वजह से हुई है तुम उनके रिलेटिव हो, इसी वजह से मैं हर उस बंदे से नफरत करता हूँ जिसने मेरी बहन के लाइफ को स्पॉइल किया। डेविड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। इसी वजह से वो डैनियल को ऑर्डर देता है कि वो मुक को लेकर जाकर उसी रूम में ही लॉक कर दे और उस पर नज़र रखे, वो यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। मुक बेचारी रो रो कर परेशान, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाए। उसे तो बस इतना कहा गया था कि बिजनेस के रिलेटेड उसे आउटसाइड कंट्री में जाना है डेविड के साथ, लेकिन यहाँ पर अब उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ती है कि डेविड कितना ज़्यादा घटिया है, उसने उसे किडनैप किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डैनियल मुक के लिए कपड़े लेकर आता है और उसे कहता है जा करके बात ले लो। डेविड ने कहा है, लेकिन साथ ही वो उस पर नज़र भी रख रहा होता है। मुक जैसे तैसे करके डैनियल को वहाँ से भेज देती है और फटाफट वॉशरूम में सारे कपड़ों को रख करके वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाती है। लेकिन वो जगह उसके लिए नई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, कभी इधर जाती कभी उधर जाती है। और इधर डैनियल जब वॉशरूम में आकर के चेक करता है तो वहाँ पर मुक थी नहीं, जिसकी वजह से वो डेविड को इन्फॉर्म कर देता है। मुक को भागते भागते अब रात हो जाती है, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की वॉइस सुन करके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और इधर उधर भागना स्टार्ट करती है और उसकी टक्कर हो जाती है उस पर्सन से जिससे वो भाग रही थी, मतलब डेविड से। डेविड एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है, मैंने कहा था ना यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, ये मेरी जगह है, यहाँ पर जो भी आ जाता है वो अपनी मर्ज़ी से आए या ना आए, लेकिन ज़्यादा मेरी मर्ज़ी से है। और एक बार फिर से वो उसे रूम में लेकर आता है और इस बार तो वो उसे लॉक कर देता है, ये कहते हुए मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ से फिर से भागने की प्लानिंग करोगी। और मुक बेचारी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। डेविड जल्दी उठ जाता है और वो मुक को सोता हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से जगाता है और उससे कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी माफ़ कर दूंगा, यहाँ पर सोने के लिए थोड़ी बुलाया हूँ, जल्दी चलो। और उसे फील्ड में लेकर जाता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर देता है कि लो फावड़ा और इससे इस फील्ड को अच्छी तरह से खोदो। जिस पर मुक कहती है, मुझे ये सब काम नहीं आता है। डेविड मुक को कहता है, ये बोलने से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें पनिशमेंट मिली है, पनिशमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, और नहीं आता है ये कहकर चलने वाला थोड़ी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं। और खुद उसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, ये कहते हुए अच्छे से देखो और तुम्हें करना भी है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अब ना चाहते हुए भी मुक को वो काम करना पड़ता है। बेचारी के हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं क्योंकि लाइफ में उसने ऐसा काम नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में पैट को दिखाया जाता है जो डेविड को कॉल कर करके परेशान हो चुकी थी क्योंकि डेविड उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो परेशान थी कि डेविड अचानक से कहाँ चला गया, काफ़ी टाइम से वो उसे मिला भी नहीं है। डेविड दिखावा ज़रूर कर सकता है कि वो मुक से नफरत करता है, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं आज भी मुक के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर्स थे। वो मुक को काम करता हुआ देखता है, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करे। तभी वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है। डैनियल पानी लेकर आया हुआ रहता है और वो डेविड से कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, ना इसने कुछ खाया है ना पिया है, अगर इसी तरह से ये काम करती रहेगी तो बहुत जल्द बेहोश हो जाएगी। तब वो उसे पानी देने के लिए जाता है, लेकिन मुक तो अपने काम में लगी हुई रहती है, वो किसी की बातें नहीं सुनती है, बस अपने काम को कंटिन्यू करती है। यहाँ पर डैनियल उसे पानी पीने के लिए कहता है, अगर पानी नहीं पियोगी तो बेहोश हो जाओगी। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पीना है मैं यहाँ पर रख करके जा रहा हूँ, अगर पीना रहेगा तो पी लेना। नफरत और प्यार के बीच में हमेशा जीत तो प्यार की होती है। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है, वो मुक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, इसी वजह से वो पर्सनली अपने हाथों से मुक के लिए फूड तैयार कर रहा होता है। ये देख करके डैनियल स्माइल करने लगता है। सुबह से शाम हो चुकी थी और यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है वो उस काम को कंटिन्यू कर रही होती है। वो बहुत बुरी तरीके से थक जाती है तो थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन डेविड को आता हुआ देख करके वो उसे वापस से कंटिन्यू करने लगती है। डेविड उसे मना करता है, बस बहुत हुआ, चल करके खाना खा लो। मुक डेविड की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे इग्नोर करते हुए अपने काम को कंटिन्यू करती है, जिस पर डेविड को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मुझसे कहता है, कह रहा हूँ ना चल के खाना खा लो। तब मुक गुस्से में कहती है, बस दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहे हो, जबकि सच्चाई मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करते हो। तुमने कहा ना कि तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, मुझसे बदला ले रहे हो ना,
तो ठीक है, मैं अपनी पनिशमेंट को कंटिन्यू कर रही हूँ। हो सकता है मुझे तकलीफ में देख करके तुम्हारे दिल को थोड़ा सा चैन आए। वो अपने काम को कंटिन्यू करने लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि सडनली मुक बेहोश हो जाती है। तब टिबिट उसे उठाता है और वहाँ से लेकर के जाता है। मुक बहुत ज़्यादा काँप रही होती है फीवर की वजह से, तो टिबिट उसे सडनली अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है ताकि उसे ठंड ना लग सके। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हंगामे के साथ स्टार्ट होता है। मुक जब उठती है तो वो अपने इतने ज़्यादा क्लोज टिबिट को देख करके बहुत बुरी तरीके से शॉक में हो जाती है। वो फ़ौरन चिल्ला करके उठ के बैठ जाती है, टिबिट तुम मेरे पास क्या करो, तुम्हें मेरे पास होने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर टिबिट कहता है, ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी केयरिंग कर रहा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे भी खबर नहीं। वैसे अभी बहुत से काम बाकी पड़े हैं, पहले जा कर के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद काम तुमसे करवाने हैं। वो ब्रेकफास्ट देता है, लेकिन यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो सारे ब्रेकफास्ट को पलट देती है, नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट, झूठी केयरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं तुम्हारी सच्चाई को अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। टिबिट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है खाना वेस्ट होने पर। इसी वजह से वो उठाता है और मुक के बालों को टाइटली पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए लेकर आता है और मुक को ज़बरदस्ती वही गिरा हुआ खाना उसके मुंह में ठूसने लगता है। खाओ इसे, रियलाइज़ होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस फूड की। मुक जैसे तैसे करके अपने आप को आज़ाद करती है और सीधा जा करके कमरे में लॉक कर लेती है खुद को। टिबिट गुस्से में आता है और डोर को नॉक करते हुए कहता है, मुक सच बता रहा हूँ, डोर को ओपन कर दो, अदरवाइज़ मेरा गुस्सा और ज़्यादा तेज़ हुआ तो तुम्हें और ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। जिस पर मुक कहती है, कुछ भी हो जाए मैं डोर ओपन नहीं करूँगी, और एटीट्यूड दिखाने लगती है कि तुम तो अंदर आ ही नहीं पाओगे। और अगले ही सीन में टिबिट विंडो पे बैठा हुआ रहता है। वो विंडो के सपोर्ट से अंदर आ जाता है और मुक को पकड़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मैं आ गया हूँ। तो चलो अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन आगे के काम को तो कंटिन्यू करना है ना। टिबिट मुक को ज़बरदस्ती जंगल में लेकर जाता है कुछ वेजिटेबल्स को कलेक्ट करने के लिए। मुक जाने के लिए तैयार नहीं रहती है, जिस पर टिबिट सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम यहाँ की महारानी नहीं हो या कोई प्रिंसेस नहीं हो, यहाँ पर तुम मेरी सर्वेंट समझ लो हो, तो इसी वजह से मैं जो कहूँगा तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पीछे पीछे आओ और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो देखती है सामने बहुत सारे मशरूम रहते हैं, तो मुक कहती है, जब सब्जियाँ यहीं से मिल सकती है तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है। और ये कहते हुए बड़ी खुशी खुशी सारे मशरूम को कलेक्ट करने लगती है। टिबिट जब डन होता है तो मुक गायब। वो पीछे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर वो मशरूम्स को कलेक्ट करिए यहाँ पर दिखाया जाता है। टिबिट उसे कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कलेक्ट कर रही हो, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है। तब मुक कहती है, हाँ ये मशरूम है, मैंने पढ़ा है, इसे खाया भी जाता है, बस इसी वजह से मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ। तब टिबिट उसे बताता है, जिसे तुम मशरूम समझ के कलेक्ट कर रही हो ना, इसे खाते ही तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि ये कोई मशरूम नहीं है, ये यहाँ की जहरीली पौधे हैं, इसे तुम खाने में यूज़ करोगी। क्या मुझे मारना चाहती हो? ओह अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, तुम मुझे मार करके यहाँ से भागना चाहती हो ना। मेरी कैद से आज़ाद होना नामुमकिन है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। और उसके अगले ही सीन में मुक को दिखाया जाता है कुकिंग करते हुए। जो लड़की अपने घर पर एक गिलास पानी नहीं लेती थी, यहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी। वो भी सिर्फ टिबिट की मेहरबानियों की वजह से, क्योंकि टिबिट ने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था कुकिंग करने के लिए, और वो नोटिस भी कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मुक सारे खाने को रेडी कर देती है। तब टिबिट कहता है, फटाफट लेकर आओ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, जितने प्यार से तुम बना रही थी क्या उतना स्वाद उसमें है या नहीं। यहाँ पर जब टिबिट खाने को खाता है तो सच में खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तब यहाँ पर मुक उसे पूछने लगती है, क्या कहा था तुमने, खाना टेस्टी है या नहीं है, तो अब तुम मुझे बताओ बिकॉज तुम खा रहे हो। जिस पर टिबिट कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, और बाकी जो फूड बचे थे वो सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मुक। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है। शादीशुदा होने के बाद बच्चे भी हैं उनकी लाइफ में, बट फिर भी उन्हें आशिकी का भूत सवार था। यहाँ पर उनका अफेयर किसी से चल रहा होता है। तब यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके हस्बैंड पीछे से उसे देख रहे हैं। यहाँ पर जब वो पर्सन रिंग पहना रहा होता है नन की मदर को, तब उसके डैड सडनली आ जाते हैं और चिल्लाते हुए उस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ को लेकर आते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं कि इस एज में उसे क्या सूझी है, वो ये सब क्या करने जा रही है। उसके बच्चे अगर सुनेंगे उसके बारे में तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मुक सबको खाना खिला करके सारे डिशेस को वॉश कर चुकी थी। अब वो पानी पीने के लिए जाती है, पानी रहता ही नहीं है। जिस पर टिबिट उसे गुस्से में बकेट देते हुए कहता है, पानी पीना है तो जा करके समुद्र से खुद पानी लेकर के आओ और फिर पियो। और हाँ, पानी सिर्फ खुद के लिए भी नहीं लाना है, मेरे लिए भी लाना है, और पानी ज़रा ज़्यादा लेकर आना। अब मुक ना चाहते हुए भी उसे हर वो काम करना पड़ रहा था जो टिबिट उसे कह रहा था। यहाँ पर वो पानी भर रही होती है और इधर नन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम लीज़ा है, उसकी शूटिंग हो रही होती है, क्योंकि लीज़ा एक एक्ट्रेस है तो वो अपनी शूटिंग कर रही होती है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए नन आया हुआ रहता है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका दोबारा से पैचअप हो जाए, लेकिन इस बात के लिए लीज़ा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जिस पर नन जैसा तैसा करके फाइनली उसे फोर्सफुली मना ही लेता है और उसे फ्लावर्स भी देता है कि तुम्हारे लिए है।
तुम जिस तरह ब्यूटीफुल दिखती हो सेम उसी तरह ये फ्लावर्स भी है। मुख को पानी भरते भरते रात हो चुकी थी बेचारी का, लेकिन अभी काम फिनिश नहीं हुआ था। वो बकेट लेकर जा रही होती है और सडनली पैर फिसलता है और नीचे गिर जाती है और उससे बकेट भी टूट जाती है। गुस्से में वो बकेट को और ज़ोर से पटक देती है कि ये भी मेरा साथ नहीं दे रही है। पीछे से टेबिट आता है और वो सब देख रहा होता है और मुख से कहता है बस इतने में ही थक गई, अभी तो तुम्हें और काम करना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यहाँ पर दिखाया जाता है मुख के पैर में मोच आ जाती है पानी भरने की वजह से, और ये बात जब टेबिट नोटिस करता है तो उसके पैरों की मसाज करने के लिए ज़बरदस्ती उसके पैरों को अपने ऊपर रख रहा होता है। तब मुख उस पर चिल्लाती है, लेकिन टेबिट के फोर्स करने पर वो लेट जाती है और यहाँ पर टेबिट उसके पैरों की मसाज करता है। मसाज की वजह से मुख सो जाती है। टेबिट मुख के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। उसके दिल में चाहत होती है कि वो मुख को किस करे, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है, वो पीछे हट जाता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पूरन की मदर उसे बताती है कि मुख की ग्रैनी का कॉल आया था, जैसे तैसे करके मैंने बहाना बना करके टाल दिया, ये कहते हुए कि मुख बाहर गई हुई है लेकिन मैं ज़्यादा दिनों तक हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जो भी हो जैसा भी हो सब कुछ तुम्हें करना है, तो संभल जाओ, क्या करना है क्या नहीं डिसाइड करो। मुख टेबिट को हर जगह ढूंढ रही होती है। तब डैनियल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि इस वक्त टेबिट बच्चों की क्लास ले रहा होगा। तब मुख भी वहाँ पर आती है देख कर के शौक। उसे लग रहा था कि वो बच्चों की क्लास ले रहे हैं, मतलब उसके साथ मारपीट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो देख करके शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ पर टेबिट तो बच्चों की स्टडी करवा रहा है। मुख तो टोटली कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टेबिट किस टाइप का बंदा है, अच्छा या बुरा। वो उसके बारे में जितना सोचने या समझने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही ज़्यादा उसकी बातों में उलझ रही थी। यहाँ पर डैनियल को दिखाया जाता है, वो मुख से कहता है मुझे नहीं लगता है कि टेबिट इतना भी ज़्यादा बुरा है, बस हालात ने उसे बुरा बना दिया है। वो दिखावा तो ये करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सबसे अच्छा है। वो कभी भी किसी से नफरत नहीं करता है, लेकिन वक्त और हालात कहते हैं ना बराबर नहीं रहता है, कभी किसी और के साथ तो कभी किसी और के साथ। बस उसी वक्त और हालात की वजह से डेविड तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है और इसी वजह से वो तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। डैनियल की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मुख को दिखाया जाता है, वो डेविड के पास जाती है और उससे कहती है मैं भी इन बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी परमिशन है? देखो ये तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो ही मैं पढ़ाऊँगी। डेविड उसे परमिशन देता है और मुख सभी बच्चों को इंग्लिश के बेसिक वर्ड सिखाती है, मतलब A to Z। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे जब मुख उन्हें स्टडी करवाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मुख को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है। सारे बच्चे उसके साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। मुख काफ़ी खुश हो जाती है। नन के फादर ग्रैनी की परमिशन के बगैर ही अपनी वाइफ को वापस उस घर में लेकर आ जाते हैं जिस घर से वो कभी गई थी, तो इसी वजह से ग्रैनी गुस्सा कर रही होती है। नन के फादर नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ और ज़्यादा सीन क्रिएट करे, इसी वजह से वो 24 आवर्स अपनी वाइफ को अपनी नज़रों के सामने रखना चाह रहे थे, बट ग्रैनी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि नन ने मुख के साथ क्या किया था। तो इसी वजह से वो नन की मदर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, लेकिन नन की मदर तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, तो जब वो कहेंगे तभी मैं जाऊँगी। ये सारी बातें सुनने के बाद इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब जबकि मुख ना ही घर पर थी ना ही ऑफिस आती थी और डेविड का भी कुछ भी आता पता नहीं था, तो इसी वजह से नन उसके सिक्योरिटी की जासूसी कर रहा था कि हो सकता है इसके सपोर्ट से मुझे मिल जाए कि एक्चुअल में वो दोनों कहाँ पर गए हैं। सिक्योरिटी इन सब के बारे में डेविड को इन्फॉर्म कर देता है पहले से। मुख सारे विलेजर्स के साथ अब काफ़ी हिल मिल गई थी, इसी वजह से विलेजर्स भी उसे लाइक करने लगे थे। मुख की नफरत डेविड के लिए अब थोड़ा थोड़ा उसकी फ्रेंडशिप में बदल रही होती है, क्योंकि मुख अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि डेविड की गलती नहीं है, हालात की वजह से वो इस तरह से हो गया है। वाट डेविड के पास कॉल करता है और उसे कहता है मैंने जो काम के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजा, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? जिस पर डेविड बताता है आज ही रात में वो काम कर दूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब डेविड विलेज को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा होता है, तो उसके जाने के बाद ही कुछ लोग आए हुए रहते हैं जो डेविड के घर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चुराने के बारे में बात कर रहे थे। मुख सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है, अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुन करके सारे बच्चे डर जाते हैं। सामने से गुंडे आते हैं और वो डेविड का नाम पूछने लगते हैं। डेविड तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले यहाँ पर डैनियल और मुख दोनों मिल जाते हैं। दोनों को अब धमकियाँ मिलने लगती है। गुंडा मुख से किसी चीज़ की डिमांड करने लगता है, जिस पर मुख भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जो गुंडा उसे चीज़ मांग रहा था वो तो उसके पास थी नहीं, उसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तब वहाँ पर सारे लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तैसे करके मुख वहाँ से भागती है और पीछे से डेविड की एंट्री होती है। गुस्से में एकदम लाल पीला हुआ रहता है और यहाँ पर दिखाया जाता है गुंडा अपने आप को बचाने के लिए मुख का सपोर्ट लेता है और डेविड से कहता है मेरे बंदों को छोड़ दो, अदरवाइज़ इस प्यारी सी प्यारी को उड़ा दूंगा मैं, तो बेटर रहेगा कि तुम मेरा कहना मारो और अपनी गन को नीचे फेंक दो। डेविड मुख की वजह से गन को नीचे फेंक देता है। तब गुंडा कहता है इतने से काम होने वाला थोड़ी है, तुम्हें मेरे कदमों में गिर करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हो सकता है तब मैं तुम्हें माफ़ करूं और इस लड़की को भी जान दूं, अदरवाइज़ ये लड़की पहले मरेगी उसके बाद तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामान को अपने पास रखने के लिए।
यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी गुंडे को चैन नहीं रहता है। वो डेविड के हाथों को मसलने लगता है अपने शूज से, जिसे देख करके मुक को बहुत बुरा लगता है और वो उस गुंडे को दांत से काट लेती है। तो गुंडा अपने आप को बचाने के लिए मुक को झटक देता है, जिसकी वजह से मुक को चोट लग जाती है। और यहाँ पर डेविड का जुनून सवार हो जाता है। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मुक को धक्का देने के लिए, और उस गुंडे के साथ अच्छी खासी फाइटिंग करता है। उसके बाद डेविड मुक के पास आता है और उसे पूछने लगता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर मुक कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सडनली उसे हक कर लेती है। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है ये सब पूछने के बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से मुक बहुत ज़्यादा रोने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है मुक बहुत ज़्यादा रो रही होती है डेविड के लिए, क्योंकि डेविड की वजह से आज उसकी जान बच पाई थी। इसी वजह से वो उसका एहसान मार रही थी और पूरी रात वो बैठ करके बस डेविड का ही ख्याल रख रही होती है। डेविड को दिखाया जाता है जिन गुंडों की उसने अच्छी खासी पिटाई की थी वही गुंडे उसके पास दोबारा आते हैं और कहते हैं, सॉरी बॉस, हमने गलत पर्सन समझ करके तुमसे ही फाइट कर लिया, हमें माफ़ कर देना। डेविड उन गुंडों को एनवलप में भरा हुआ कोई सामान देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थैंक्स बोल करके चले जाते हैं। मुक डेविड की केयरिंग करने के लिए उसे हर जगह ढूंढ रही होती है, बिकॉज डेविड रूम में नहीं था। और यहाँ पर दिखाया जाता है डेविड तो डैनियल से मिलने के लिए आया हुआ था और वो उससे कुछ बातें कर रहा होता है। पीछे से आ जाती है मुक, वो दौड़ करके डेविड के पास आती है और उसे कहती है, तुमसे किसने कहा है बाहर आने के लिए? तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चलो अंदर और रेस्ट करो जब तक कि तुम ठीक नहीं होते हो। मुक के कहने पर डेविड उसके पास आता है। मुक सारा इंतज़ाम कर चुकी थी, वो वार्म वाटर लाती है और उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करती है जहाँ पर डेविड को चोट लगी हुई थी। डेविड उसे पूछने लगता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, इतना ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर किया, लेकिन बदले में तुम मेरी केयरिंग कर रही हो, क्यों? आखिर तुम्हारे लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी। तुम मुझे छोड़ करके यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तुम नहीं गई, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। तब मुक उसे कहती है, तुमने भी तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और बताया तो किस तरह से बताया? तुमने अपने आप को मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। समझने में काफ़ी टाइम हो गया, शायद इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगी थी जब तुम्हारे बारे में सब कुछ जाना। लेकिन तुम्हारे बारे में अब मैंने सब कुछ जाना, तब समझ में आया कि तुमसे नफरत करने लायक नहीं है। हालात की वजह से तुमने जो कुछ भी किया, अगर तुम्हारी जगह पर कोई भी भाई रहता तो वही करता। ये बात सुन करके डेविड काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो पीछे से आकर के मुक को सडनली टाइटली पकड़ लेता है। मुक उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे नहीं छोड़ता है और उससे बातें करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा, लेकिन मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ कि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। इस बीच में ना जाने मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और हाँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। मुझ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से जाने की खुशी मनाए या वो डेविड से दूर हो रही है इसका गम मनाए। यही सब सोच में उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पैट को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है, बिकॉज कई दिनों से डेविड से उसकी कोई बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब पैट अपनी मॉम को एक ब्रेकिंग न्यूज़ शो करती है और कहती है, मॉम ये देखो ना, ये तो लीजा है ना, फेमस मॉडल। इस वक्त इसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ये हॉस्पिटलाइज्ड है। सुनाई में आ रहा है जब ये अपनी शूटिंग कर रही थी तो स्टेज से गिर गई है और बहुत ही ज़्यादा इसे चोट लगी है। इसी वजह से इसने अपनी शूटिंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर दिया है। सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मॉम इसके बारे में। नन की मदर जब लीजा की फ़ोटो देखती है तो टोटली शॉक्ड, और वो कहने लगती है, इस लड़की को तो मैंने नन के साथ देखा है, कहीं नन नहीं तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो नन को भी शो करती है और कहती है, क्या तुम इसे पहचानते हो? नन साफ इनकार कर देता है, नहीं मॉम, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। उसकी मॉम को यकीन नहीं आता है, वो उसे फॉलो करती है और पूछती है, नन सच सच बताना, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम उससे पहले भी मिल चुके हो। तो नन अपनी मदर से कहता है, फिर और मैं क्या करता? वो लड़की साइको मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मजबूरी में मुझे उसके साथ वो करना पड़ा जो कि मैं चाहता था। मुक की ग्रैनी को मुक के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसी वजह से वो अपने सर्वेंट से कह करके पूरन के पास कॉल करवाती हैं, लेकिन पूरन तो डर चुका था जब वो ग्रैनी का नंबर देखता है। तो इसी वजह से वो कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है कि मैं क्या बोलूँगा, जिसकी वजह से ग्रैनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहीं मेरी मुक के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, मैं जा करके पर्सनली देखूंगी कि मेरी मुक कैसी है, क्या वो ठीक है या नहीं। और अगले ही दिन वो पहुंच जाती है पूरन के घर पर। यहाँ पर पूरन की मदर से उनकी बात होती है, जिस पर पूरन की मदर बहाना बनाने लगती है, एक्चुअली मैंने कहा था ना आपको कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी बहू और बेटों को थोड़े दिनों के लिए बाहर भेजने वाली हूँ, तो बस मैंने बाहर भेज दिया। वैसे आपको मालूम है ना,
हमारी बहू बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। वैसे वो मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग करती है कि मुझे छोड़ करके जाने के लिए वो कह ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने फोर्स किया। इसी वजह से वो दोनों कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए गए और हमें नहीं लगता कि हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। झूठ बोल करके जैसा तैसा करके वो मुक की ग्रैनी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मुक की ग्रैनी के जाने के बाद वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन की मदर कहती है, आज तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन आइंदा मैं आगे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। जो करना है तुम्हें करना, गलती तुमने की है तो पनिशमेंट भी तुम्हें मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुक को वापस लेकर आओ, अदरवाइज हमारी लाइफ इससे भी बदतर होने वाली है। डेविड कंट्री के बाहर जरूर था, लेकिन उसके ऑफिस में क्या चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन उसका सेक्रेटरी उसे प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इस बीच नन को दिखाया जाता है, पीछे से वो सारी बातें सुन लेता है और उसे यहाँ पर थोड़ी बहुत तो हिंट मिल जाती है कि हो ना हो डेविड के साथ ही इस वक्त मुक है। वो मुक के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था और मुक डेविड के साथ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मुक मैंने ये एक्सपेक्टेशन तुमसे नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरह से चीट करोगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो इस कदर डेविड को लेकर के पागल हो जाता है कि वो जिग को ही डेविड समझ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है कि मैं अब तुम्हें मार ही डाल दूंगा। जिग अपने आप को नन से छुड़ाने की कोशिश करती है बट नाकाम रहती है। पीछे से नम की एंट्री होती है, वो भी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नन तो उसे ही झटक देता है कि मुझसे दूर रहना। तो अब ना चाहते हुए भी नम को नन के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है और उसके सर पर मार करके उसे बेहोश करना पड़ता है। यहाँ पर नम को दिखाया जाता है, वो जिग से पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से नम तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो तुम्हारा गला पकड़ रहा था, मानो वो तुम्हें मार देगा। तब जिग कहती है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, बस वो डेविड का नाम ले रहा था। इस बात पर दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगले ही सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की केयरिंग कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद जब नन को होश आता है तो अपना सर पकड़ लेता। ओह, मेरे सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। कौन था जिसने पीछे से वार किया? किसने मुझे मार के बेहोश किया? मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तब उसकी मदर कहती है, वो सब बाद में देख लेना, लेकिन ये बताओ तुमने कंपनी में क्या किया है जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। तब यहाँ पर नन गुस्से में आ जाता है, उस डेविड की वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो गई है कि बस मैं तो इतना चाह रहा हूँ कि मुझे बस डेविड मिल जाए, मैं तो उसे मार दूंगा मॉम। और ये कहते हुए अपनी मॉम को हक कर लेता है, मॉम कुछ भी कीजिए, बस डेविड से मेरा पीछे छुड़वाइए। मैं मुझको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, ये आपको अच्छे से मालूम है। मुझे किसी भी कंडीशन में मुक चाहिए। डेविड जो कि गुंडों के हाथों बहुत बुरी तरीके से पिट गया था, इसी वजह से उसे भी चोट लगी थी, उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई थी, इसी वजह से वो खुद तो खाना नहीं खा पाता। तो मुक एक केयरिंग गर्ल की तरह उसकी केयरिंग करती है। माना डेविड ने मुक के साथ गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुक को ये रियलाइज़ होने लगा था कि डेविड गलत आदमी नहीं है, बस हालात की वजह से वो कुछ टाइम के लिए गलत हो गया है। मुक डेविड को खाना खिलाना कंटिन्यू करती है, जिस पर डेविड कहता है, नहीं रहने दो, मैं खुद खा लूँगा। लेकिन मुक नहीं मानती है, वो उसे खिलाती है तो फेस पे उसके फूड लग जाता है, जिसे वो क्लीन भी करती है। इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों अपने आप पर कंट्रोल ना रखते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इवन मुक भी डेविड को किस कर लेती है, लेकिन जब मुक को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है तो वो सडनली पीछे हटती है और कुछ टाइम के लिए तो शॉक में हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में हुआ तो हुआ क्या। और यही सिचुएशन कुछ डेविड की भी रहती है। मुक सडनली वहाँ से चली जाती है और बाहर आने के बाद वो सोचती है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, जबकि वो अच्छे से जानती है वो शादीशुदा है, फिर भी उसने डेविड को कैसे किस किया। अगले ही सीन में जब बच्चों को मालूम पड़ता है कि मुक हमेशा के लिए अपने घर जाने वाली है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो मुक के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ आप मत जाओ ना, आप कितनी अच्छे से हमारी क्लास लेते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप क्लास लेते हो, मत जाओ। लेकिन मुक को जाना था, इसी वजह से वो बच्चों से गुड बाय बोलती है। लेकिन घर जाने से पहले मुक जंगल में आती है जहाँ पर एक ट्री के बारे में सभी लोगों का कहना रहता है कि उस ट्री को टच करके सच्चे दिल से जो भी विश मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। तो मुक भी इसी वजह से आई थी अपने विश को पूरा करने के लिए, लेकिन डेविड का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था। इन सारी बातों में डेविड बिल्कुल भी यकीन नहीं रख रहा था। तब मुक उसे यकीन दिलाती है कि हो सकता है, लोगों का यकीन बहुत ही ज़्यादा पक्का है, एक बार ट्राई करके तो देखो, हो सकता है तुम वो विश मांगो जो कि तुम्हारी पूरी हो जाए। जिस पर डेविड कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इन सारी बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन मुक की बातों में इतना ज़्यादा असर रहता है कि डेविड को ना चाहते हुए भी उस ट्री के पास जाना पड़ता है और उसे टच करके अपनी विश को मांगनी ही पड़ती है। उसके बाद दिखाया जाता है डेविड और मुक दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स को भी स्पेंड करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मुक अपने घर वापस जा रही होती है, लेकिन घर जाने की खुशी उसे कम और वहाँ से जाने का दुख ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें हर तरफ बस डेविड को ढूंढ रही होती है, क्योंकि डेविड वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर जगह ढूंढ रही होती है कि डेविड उसे मिल जाए। डेविड दिखाई कैसे दे जब डेविड उसे खुद ही देख रहा था। वो पीछे से मुक को ही नोटिस किया जा रहा था, वो मुक के सामने नहीं आना चाह रहा था, इसी वजह से वो पीछे से ही छुप करके उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बस ब्रेकफास्ट करने ही वाली रहती है। तब उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि मुक की कंपनी ने 50 मिलियन उधार लिए हैं, जिन्हें पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका घर
उनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस सील हो सकता है। इसके बारे में जब ग्रैनी को मालूम पड़ता है तो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सडनली वो तो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन नन की मदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी खुशियाँ आ जाएंगी, ये बुढ़ी इतनी जल्दी टपक जाएंगी। अगले ही सीन में सिक्योरिटी इस न्यूज़ के बारे में डेविड को बताता है, लेकिन डेविड के रिएक्शन से हम सबको ये मालूम पड़ता है कि डेविड इसके बारे में पहले से ही जानता था। सोची समझी चाल है डेविड की। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बैंक की तरफ से कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि मुख से बात करते हैं कि उसकी कंपनी ने 50 मिलियन उधार लिए, और यहाँ पर फाइनली नाम सामने आ जाता है कि किसने लिया है उधार, और वो रहता है पूरन, जिसे सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए तो मुख भी शौक में थी कि पूरन ऐसे कैसे कर सकता है। पूरन अपने रूम में बैठ करके बस मुख की फ़ोटो पर गुस्सा दिखाया जा रहा होता है और गुस्से में फ़ोटोज़ को पटक देता है। तुम मेरे किसी काम नहीं आई, मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकली। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तुम मेरी लाइफ में किसी पनौती से कम नहीं हो। और ये कहते हुए वो सर पकड़ लेता है। मुख के दिमाग में अब हज़ारों क्वेश्चन थे जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ पूरन के पास था, तो वो पूरन से मिलने के लिए आ जाती है। पूरन अपने आप को कमरे में लॉक करके रखता है, लेकिन जब वहाँ पर मुख की आवाज़ सुनता है तो उसके बाद वो डोर ओपन करता है और मुख गुस्से में एकदम हाइपर थी। वो पूरन से कहने लगती, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि तुमने 50 मिलियन उधार लिए। तुम्हें मालूम है इसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मालूम है तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन हस्बैंड होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सको। पूरन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन मुख उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसे बहुत कुछ सुना करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुख बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे तो ड्राइविंग भी नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो कार को एक जगह स्टॉप कर लेती है और सोचने लगती है कि पूरन तो मेरा हस्बैंड था। मैं अदर्स लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर सकती थी कि वो मेरे साथ चीट कर सकते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड पूरन मेरे साथ चीट करेगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मेरी ही फेक सिग्नेचर का यूज़ करेगा। मुख को कॉल आता है कि उसकी ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त ग्रैनी हॉस्पिटलाइज्ड है। ये बात सुनते मुख को और भी बड़ा धक्का लगता है। वो फ़ौरन अपने आंसुओं को पोंछती है और ग्रैनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। अब ग्रैनी को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके लाइफ में अचानक से सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। ग्रैनी को जब होश आता है तब यहाँ पर मुख ग्रैनी को तसल्ली दिलाते हुए कहती हैं, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही कंपनी और प्रॉपर्टी की, तो वो सब का सब मैं हैंडल कर ही लूँगी। नेक्स्ट सीन में डेविड को दिखाया जाता है, काफ़ी दिनों बाद वो अपने घर आया हुआ रहता है। इसी वजह से वो अपनी मदर के बनाए हुए फूड की तारीफ़ें करने लगता है और कहता है, मॉम मुझे खाना चाहिए आपके हाथों से। उसकी मदर फ़ौरन अपने बेटे के लिए खाना बना कर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी दिनों से गायब कहाँ था, ना कॉल्स ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। जिस पर डेविड खाना खाते हुए अपनी मदर को झूठ बोल देता है, मॉम एक्चुअली बिजनेस के रिलेटेड मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था, इसी वजह से। उसके अगले सीन में पूरन के घर पर एक लॉयर को दिखाया जाता है, जिसके थ्रू उन लोगों को मालूम पड़ता है कि मुख ने पूरन को डिवोर्स पेपर भेज दिया है, वो उसे डिवोर्स चाहती है। पूरन सीधा जाता है ग्रैनी से मिलने के लिए और उनके पैरों में गिर कर रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ ग्रैनी मुख से कहो ना कि वो मुझे डिवोर्स ना दे, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। जिस पर मुख कहती है, मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस पर ग्रैनी मुख को समझाती है, रिश्ते बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ कर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ स्पॉइल है, इसी वजह से तुम्हें एक बार पूरन को मौका देना चाहिए। जहाँ ग्रैनी पूरन को एक मौका देना चाह रही थी, वहीं पूरन नन के साथ हाथ मिला लेता है डेविड को बर्बाद करने के लिए। नन की मदर की लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से थोड़ी थी। इतना समझाने के बाद भी वो फाइनली उस आदमी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करती है जिसके साथ उसके हस्बैंड ने मना किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है उसके हस्बैंड को कॉल के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि उनकी वाइफ एक अननोन पर्सन के साथ होटल के एक रूम में टाइम स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और सीधा यहाँ पर वो नन की मदर को एक थप्पड़ जड़ देते हैं जब नन की मदर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती है। अब यहाँ पर नन की मदर का भी एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में ही जब नन की मदर काफ़ी छोटी थी तो उसके मॉम डैड ने उसे एक ऐसे बंदे के हाथों बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, जिसकी वजह से उसकी मदर की लाइफ काफ़ी स्पॉइल हो चुकी थी। पूरन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। उसके सामने डिवोर्स पेपर रखा हुआ था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो साइन करे या ना करे। उसकी मॉम उसे मना करती है साइन करने के लिए कि इतनी जल्दी हार मत मानो, मुख से तुम्हें बहुत सारे अमाउंट लेना है, इतनी आसानी से उसे जाने मत देना, वो सोने की चिड़िया है। नैन की मदर को जब अपना पास्ट याद आता है तो बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल था, जिस पर उसके हस्बैंड उसे समझाते हैं, देखो
मैं तुम्हारा पास्ट भूल चुका हूँ और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि तुम भी अपना पास्ट भुला पाओ। इसी वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ग्रैनी के पास पहुंचे हुए रहती है, ये जानते हुए भी कि ग्रैनी की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी और अभी अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी पूरन की मदर ग्रैनी को अच्छा खासा सुनाती है, जिसकी वजह से ग्रैनी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मुक को दिखाया जाता है। जब वो कंपनी आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी कंपनी उसके नाम तो रही नहीं गई है, वो तो टिबेट के नाम हो गई है। इस बात पे मुक काफ़ी शॉक में होती है। टिबेट के आने पर मुक उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, ये तुमने सही नहीं किया है। जिस पर टिबेट कहता है तुम जानती हो तुम्हारे जितने भी शेयर्स थे उन सबको मैंने ख़रीद लिया है, तो इस कंपनी का भी ओनर मैं बन गया हूँ, तो तुम्हें अब इस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। जिस पर मुक टिबेट से कहती है इतनी आसानी से मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरी ग्रैनी की लाइफ टाइम की मेहनत है, इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होने दूंगी। लेकिन पीछे से ग्रैनी ये सब बातें सुन चुकी थी और ये सुनते ही उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर टिबेट हेल्प करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुक उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और कहती है मेरी ग्रैनी से और मेरी फैमिली से दूर रहना। हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू मुक को मालूम पड़ता है कि उसकी ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें जितना खुश रखा जाए उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है टिबेट बहुत ही ज़्यादा अफसोस में था क्योंकि उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया था, उससे किसी ने करवाया था। अब किसने करवाया, क्यों करवाया, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। नेक्स्ट सीन में चैट को दिखाया जाता है जो बूट और रैन से मिलने के लिए कई दिनों बाद आया हुआ था। इस पर बूट रीज़न पूछती है क्या बात है तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो, जिस पर चैट उसे बताता है कि कई दिनों से वो किसी केस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, इसके लिए वो सॉरी बोल रहा है और सॉरी में वो बोर्ड से कहता है चलो फिर ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे लिए ट्रीट भी ऑफर करूँगा। और हाँ, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ज़रूर लेकर जाऊँगा, वो भी तुम्हारी फेवरेट। जिस पर बूट स्माइल करने लगती है। अगले ही सीन में टिबेट को दिखाया जाता है जो क्लब में गया हुआ रहता है जहाँ पर उसके गुंडे लीसा को पकड़े हुए थे। लीसा यहाँ पर टिबेट से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से अपने गुंडों से पकड़वाने के लिए, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब यहाँ पर टिबेट उसे कहता है तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ बिगड़वाना नहीं चाह रही हो ना तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर लीसा उसे पूछने लगती है कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। तब टिबेट कहता है बस मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें काम करना है और जो जो मैं कहूँगा सेम वैसे करना है। जिस पर लीसा कहती है अगर मैंने तुम्हारी कही हुई बातों को नहीं माना तो बताओ तुम क्या करोगे। जिस पर टिबेट कहता है फिर तुम और तुम्हारी फैमिली वो खतरे में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में लीसा को कंपनी में दिखाया जाता है जिसे नन देख करके टोटली शॉक था और वो उसे कहने लगता है क्या उस दिन की मार भूल गई हो जो फिर से मेरे हाथों मार खाने के लिए चली आई हो। तब लीसा उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसकी मार खाने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो तो यहाँ की सेक्रेटरी है, टिबेट की पर्सनल सेक्रेटरी, तो इसी वजह से वो तो कहीं नहीं जाने वाली है और वो अपने काम को कंटिन्यू करेगी। एक्चुअली ये सब टिबेट जानबूझ करके करवा रहा था ताकि वो नन से अब बदला ले सके। नन और पूरन दोनों को ही ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि अब इस कंपनी का ओनर टिबेट रह गया है क्योंकि सारे शेयर्स तो उसी ने खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मिल करके टिबेट की लाइफ को स्पॉइल करेंगे, साथ ही उससे ये कंपनी भी छीन लेंगे। अगले ही सीन में टिबेट को एक डील करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली टिबेट इल्लीगल काम कर रहा होता है, वो भी अपने बॉस के कहने पर। यहाँ पर वो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता है। पुलिस भी वहाँ पर आ पहुँचती है क्योंकि उन्हें पहले से मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर ड्रग्स की डील होने वाली है। अब दोनों टीम के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन वो लोग तो शूट भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं, लेकिन सडनली टिबेट देख लेता है कि वो तो चैट है। सेक्रेटरी चैट को शूट करने ही वाला रहता है, लेकिन टिबेट उसे बचा लेता है और सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर के चला जाता है ताकि चैट को कोई भी हर्ट ना कर सके। टिबेट और सेक्रेटरी तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके कई गुंडे गिरफ्तार भी हो जाते हैं। अब पुलिस में उन लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाने लगती है कि आखिर वो लोग किसके कहने पर ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। इधर वॉट को दिखाया जाता है। उस ड्रग्स डीलर का बॉस कोई और नहीं, वॉट ही रहता है। दुनिया के सामने वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अंदर ही अंदर वो इल्लीगल काम को भी अंजाम दिया करता था। इधर दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जो बंदे पकड़े गए हुए रहते हैं उनमें एक नए बंदे की एंट्री होती है जो आ करके उन लोगों को जान से मार देता है ताकि वो लोग अपनी गवाही ना दे पाए। नेक्स्ट सीन में टिबेट को दिखाया जाता है चैट के हाथों से उसे गोली लग चुकी थी जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर वॉट को जब मालूम पड़ा था कि उसका बिजनेस में इतना ज़्यादा लॉस हो गया है वो भी टिबेट की वजह से, तो वो टिबेट पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ पर टिबेट उसे सॉरी कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कहाँ से अचानक से पुलिस आ गई जिसकी वजह से ये सब हो गया है। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वॉट को तो सिर्फ अपनी पैसों की पड़ी थी। वो टिबेट से कहता है मैंने तुम्हारी जान इस वजह से नहीं बचाई थी कि तुम मेरा लॉस करवाओ, मैंने तो अपने बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो इसी वजह से
दोबारा अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकता हूँ तो उसे डिस्ट्रॉय करना भी मेरा ही काम है। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है कि टिबेट को धमकियाँ मिल रही होती है वॉर्ड के थ्रू। लिसा को दिखाया जाता है जो वो कंपनी में आई हुई रहती है, तो पैट भी कंपनी में आई हुई रहती है टिबेट से मिलने के लिए, और इन दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती है और दोनों इस तरह से एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं मानो दोनों जंगली बिल्लियां ही हों, और एक दूसरे का बाल भी नोचने लगती है। खैर यहाँ पर उन दोनों के झगड़े को शांत करवाने के लिए वहाँ पर एंट्री होती है नम की, लेकिन उल्टा बेचारा वही थप्पड़ खा जाता है उन दोनों लड़कियों से और पीछे हट जाता है। खैर वो दोनों लड़कियां तो आपस में झगड़ कर चली जाती हैं, लेकिन पीछे अब नन के फेस पे वो थप्पड़ का निशान रह जाता है, जिसे देखने के बाद जिक कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन दोनों लड़कियों के बीच में फंसने के लिए, अब जाओगे तो ज़रूर अपने चीक को तो लाल करके ही आओगे ना। खैर कोई बात नहीं, इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस तरह से अगर तुम दूसरी लड़कियों के बीच में गए तो। ड्रग्स डीलिंग वाली न्यूज़ तो एकदम वायरल हो जाती है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट सब पर छाया हुआ रहता है। यहाँ पर चैट के थ्रू बोर्ड को भी मालूम पड़ जाता है कि कल रात किस तरह उसके हाथों से ड्रग्स डीलर वाले निकल गए और जो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था उन्हें भी किसी ने मार दिया है। ये सारी बातें टिबेट छुप कर सुन रहा होता है, लेकिन रैन के वहाँ पर आ जाने की वजह से टिबेट को उन दोनों के सामने आना पड़ता है। तब चैट उसे बताता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये बात सुनते ही टिबेट भी कुछ टाइम के लिए शॉक में रहता है, लेकिन उसे फ़ोन में दिखाया जाता है किसी पर्सन को पहचानने के लिए। टिबेट साफ मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता है। यहाँ पर रैन अपने अंकल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में वो उस जगह पर हिट कर देता है जहाँ पर टिबेट को गोली लगी थी, जिसकी वजह से टिबेट को काफ़ी पेन होता है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। लेकिन चैट को अब टिबेट पर डाउट होने लगता है। अगली ही सीन में पैट को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास लिसा की कंप्लेन कर रही होती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने के लिए, उसकी औकात कितनी है, एक मॉडल क्या बन गई है तो इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हाथ उठाएगी। मॉम मैंने तो उससे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसी वैसी बदतमीजी की ना तो सच कह रही हूँ मैं उसे हिट कर दूंगी। और वो मेरी टिबेट की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है, उस पोस्ट से तो उसे जल्दी से जल्दी मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं वो टिबेट के साथ क्या करेगी, कहीं वो टिबेट को मुझसे छीन न ले। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लिसा को उसकी प्लानिंग में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगी। अगले ही सीन में चैट को दिखाया जाता है अब उसने बूट से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम उसे कभी भी छुट्टी मिलेगी तो वो बूट को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएगा। तो यहाँ पर वो बूट को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आया हुआ रहता है, जहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। डैनियल वहीं पर था और वो चैट पर नज़र रखे हुए था क्योंकि चैट को रास्ते से हटाने का ऑर्डर मिला था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी डील जो रुक गई थी ये सब वॉर्ड करवा रहा था। लेकिन टिबेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो डैनियल को कॉल पे कहता है मेरे आने तक का वेट करो, कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मैं तुम पर गुस्सा करूं। अब दोनों जब आइसक्रीम खा करके बाहर आते हैं तब बोट रियलाइज़ करती है कि उसका सेल फ़ोन तो वहीं पर रह गया। वो अपने सेल फ़ोन लेने के लिए जाती है और यहाँ पर चैट को अकेला पाकर डैनियल उस पर शूट करने लगता है, लेकिन चैट अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बूट भी वहीं पर आती है तो चैट को अपनी जान के साथ साथ बूट की भी लाइफ को सेव करना था। अब यहाँ पर डैनियल शूट पे शूट किए जा रहा होता है, तब वहाँ पर एक बाइकर की एंट्री होती है जो डैनियल को किसी भी तरह से वहाँ से भगा देता है, जिसकी वजह से चैट और बूट दोनों ही सेफ हो जाते हैं। अगले सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि टिबेट पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो बाइकर वाला बंदा कोई और नहीं टिबेट ही था। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है अगर बॉस को मालूम पड़ा कि तुमने उनके साथ चीट करने की कोशिश की है तो तुम्हें याद है ना कि उनकी पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और हाँ तुम्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बॉस के साथ जो भी चीट करता है या उन्हें धोखा देता है तो बॉस उन्हें कैसी पनिशमेंट देते हैं। और उसके अगले ही सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि वॉर्ड के पास पहुंचा हुआ रहता है और टिबेट के बारे में सब कुछ बता देता है कि उस चैट को हम लोग रास्ते से बस हटाने ही वाले थे, लेकिन टिबेट ने उसे बचा लिया। इस बात पर वॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में टिबेट के कहने पर चैट उससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। यहाँ पर टिबेट को ऑर्डर मिला हुआ रहता है कि वो चैट को रास्ते से हटा दे, क्योंकि अगर उसने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं वॉर्ड का पूरा बिजनेस बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि चैट एक काबिल पुलिस ऑफिसर है। यहाँ पर सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, पीछे से वो भी रहता है। वो आता है और टिबेट से कहता है तुमने चैट को मारा क्यों नहीं, बॉस ने क्या कहा था कि तुम्हें चैट को रास्ते से हटाना है और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। अगर टिबेट तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं ये समझूं कि तुम चैट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मजबूरी में मुझे सब कुछ बॉस को सच सच बताना पड़ेगा। और अगले ही सीन में सेक्रेटरी वॉर्ड को सब कुछ बता देता है, जिस पर वॉर्ड टिबेट पर गुस्सा न करते हुए उल्टा सेक्रेटरी पर गुस्सा करता है और उसे थप्पड़ जड़ देता है। अचानक से वॉर्ड को क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, देखते आगे की वीडियो में। उसके अगले ही सीन में मुक को दिखाया जाता है जो ग्रैनी की काफ़ी केयरिंग कर रही होती है। ग्रैनी को जब होश आता है तो वो कंपनी के रिलेटेड बातें कर रही होती है, मतलब कंपनी के बारे में जब उन्होंने सुना था तो उस वक्त उन्हें सदमा सा लग गया था। अब यहाँ पर मुक ग्रैनी को तसल्ली दिलाती है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगी, आपकी बेटी है ना,
तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में चैट को दिखाया जाता है जेल में जिन लोगों का मर्डर किया गया था, जिन लोगों को अरेस्ट किया था चैट ने ड्रग्स के केस में, तो यहाँ पर उसी को सबूत मिलता है जिसकी इंक्वायरी करने के लिए वो टिबेट को बुलाता है। लेकिन टिबेट यहाँ पर साफ मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। चैट टिबेट और उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था, इसी वजह से वो टिबेट पे ट्रस्ट करता है और टिबेट को वहाँ से जाने देता है। लेकिन अगले ही सीन में वो वॉर्ड को वहाँ पर इन्वाइट करता है। अब वॉर्ड से उसकी इंक्वायरी चल रही होती है। यहाँ पर वॉर्ड को एक बड़ा सा धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जेल में उन बंदों का जिससे मर्डर किया गया था वो नाइफ है और वो नाइफ उसी की कंपनी के रिलेटेड है, मतलब वो नाइफ उसी की कंपनी में बनती है। तो इस वजह से वॉर्ड कहता है लेकिन इससे ये प्रूफ तो नहीं होता है कि ये मर्डर मैंने करवाया है। जिस पर चैट कहता है मैंने तो ऐसा कहने की कोशिश नहीं की कि ये मर्डर आपने करवाया है, बस मैं इंक्वायरी ले रहा था। ये नाइफ बहुत ही महंगी रहती है और ये कोई मामूली पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर यहाँ पर वॉर्ड अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करके वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में जब बूट रैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तब उसे मालूम पड़ता है कि रैन तो पहले से जा चुका है। और यहाँ पर बूट को मालूम पड़ता है टीचर के थ्रू कि आजकल रैन किसी लेडी के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल रहा है और वो लेडी भी उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है। अब रैन को ना पकड़ के बूट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है मुक को एक्चुअली रैन को वही घुमाने के लिए लेकर आई हुई थी। जब से उसने रैन को देखा था उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा था रैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसी वजह से वो स्कूल से उसे दूसरी जगह पर लेकर आई थी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और रैन को भी मुक काफ़ी अच्छी लगने लगती है। इधर बूट का तो रो रो कर हाल बुरा रहता है। वो रैन के बारे में सबको बता देती है, तभी रैन सामने से आता है और बूट सडनली उसे हक कर लेती है। तुम कहाँ चले गए थे? रैन कहता है मॉम मैं आंट के साथ गया था, बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई, वो मेरे पीछे तो आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओह सॉरी, सीक्रेट रखने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरी मॉम हो ना, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जिस पर बूट पूछने लगती है कि वो आंट कौन है, लेकिन वो नहीं बता पाता है और उसके पीछे ही दिखाया जाता है मुक को, वो वहीं पर पास में खड़ी थी और ये सारी बातें सुन रही होती है। बूट घर पहुंचती है और इस सब के बारे में अपनी मॉम और टिबेट को भी इन्फॉर्म कर देती है और साथ ही वो अब रैन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे डर था कि अगर कहीं नन को इसके बारे में पता चला तो वो उसके बेटे को उसे छीन न ले। तो चैट से मिलने के लिए गई हुई थी और यहाँ पर वो चैट से पूछने की कोशिश कर रही होती है रैन के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर चैट उससे पूछने लगता है कि तुम रैन के बारे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करने की क्यों कोशिश कर रही हो। तब वो कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसी पूछी थी क्योंकि मैंने रैन को जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, बहुत ही अच्छे से फीलिंग आ रही थी, तो इसी वजह से मैं बस उससे मिलना चाह रही थी, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे। जिस पर चैट मना कर देता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें रैन से नहीं मिलवा सकता हूँ, तो इसी वजह से उसके बारे में सोचना छोड़ दो। डेविड को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वॉर्ड के कहने पर उसी के बंदे ने उन बंदों को मारा था जान से जो कि ड्रग्स केस में जेल में गए थे। अब यहाँ पर जब वॉर्ड के थ्रू से मालूम पड़ता है तो कुछ टाइम के लिए वो भी शॉक में था। वॉर्ड उसे कहता है कि कुछ भी हो उस चैट को जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हटाओ, अदरवाइज़ वो हमारे गले की हड्डी बनते जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर डेविड को काफ़ी बुरा भी लगता है क्योंकि कुछ भी हो वो चैट को हर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है बूट को जब एक अच्छे फ्रेंड की सपोर्ट की ज़रूरत थी तब चैट ही था जो उसका अच्छा फ्रेंड बन करके पास्ट में उसे सपोर्ट किया था। लेकिन वो ये शो नहीं होने देता है सेक्रेटरी को कि वो चैट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने देगा। एक सीन में दिखाया जाता है लिसा को कंपनी में जब नन उसे देखता है तो मौका पा करके उसके साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देता है और उसे डराने धमकाने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो नाइफ़ निकाल देता है और साथ ही उसके फेस पे कट भी लगा देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हो सकता है मैं इससे तुम्हारा और भी ज़्यादा बुरा हाल कर दूँ। बेचारी लिसा डर जाती है और अगले सीन में वो जब जा रही होती है तो डेविड उसके फेस पे लगा हुआ कट देख लेता है जिस पर बैंडेज लगा करके लिसा छुपाने की कोशिश कर रही थी। डेविड उससे पूछने की कोशिश करता है कि ये चोट उसे कैसे लगी। लिसा सच्चाई ना बताते हुए झूठ बोल देती है कि बस यूं ही लग गया है, लेकिन डेविड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो ले जाता है लिसा को, उसका ट्रीटमेंट करवाता है, उसे मेडिसिन दिलवाता है और उसे कहता है कि आई होप अब तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, बस इसी वजह से मुझे तुम्हारी कुछ ज़रूरत है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, ये मेडिसिन लो और बराबर टाइम पर खा लेना और ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें अच्छा फील होएगा तब तुम आ जाना। इसके अलावा डेविड लिसा को उसके घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ पर लिसा डेविड से कहती है एटलीस्ट वो इसके घर पर आया है तो एक कप कॉफ़ी पीता जाए, लेकिन डेविड ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है और सच में वो कॉल किसी और की नहीं पैट की रहती है। पैट कई दिनों बाद डेविड से मिली हुई थी, वो भी अकेले में, तो इसका वो फ़ायदा उठाना चाह रही थी। वो डेविड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, लेकिन डेविड ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो तो पैट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, बस नन की वजह से उसे नाटक करना पड़ रहा था कि वो पेट को लाइक करता है। यहाँ पर पेट मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेविड के साथ रोमांस करना स्टार्ट करती है और उससे बातों ही बातों में ये कहती है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाह रही है, जिस पर डेविड भी कुछ टाइम के लिए तो शॉक में था, लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेविड उसकी बात मान लेता है। इससे पहले उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा होता, डेविड उसे
एक ऐसी मेडिसिन खिला देता है जिसकी वजह से वो बेड पर ही लेटी रहती है और उसे उस वक्त कुछ भी होश में नहीं रहता है। डेविड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब डेविड बाहर जा रहा होता है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात मुक से हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। डेविड उससे रीज़न पूछता है कि वो क्यों रो रही है। मुक उसे नहीं बताती है, जिस पर डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो सडनली उसे एक साइड ले जाता है और कहता है तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताना ज़रूरी नहीं समझती हो। तब मुक रोते हुए कहती है मुझसे पूछने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस टाइप के लड़के हो। एक बार फिर से मैं बेवकूफ़ हो करके तुम्हें सब कुछ बता दूं और तुम मौके का फ़ायदा उठा करके मुझे ही हर्ट करने की कोशिश करोगे, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। चैट केस की इंक्वायरी कर रहा होता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जिन लोगों का मर्डर किया गया था उनमें एक बंदा ऐसा था जो कि मुक की कंपनी में काम करता था। तो इसी वजह से चैट एक बार नन का भी स्टेटमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ नन और उसकी मदर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उन्हें लगता है कि उस सर्वेंट के बारे में तो नहीं चैट इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है जिसका मर्डर नन ने किया था। तो नन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मॉम उसे कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो चैट को ऐसा लगेगा कि सच में उसका मर्डर तुमने किया है, और जो कि झूठ नहीं है, तुमने उसका मर्डर सच में किया है। तो अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो जा करके देखो कि चैट तुमसे क्या इंक्वायरी करना चाह रहा है, और हाँ कुछ भी अगर ऐसा वैसा लगा तो कॉल मुझे ज़रूर करना। नन को ऐसे रियलाइज़ होने लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है और वो जेल चला जाएगा। इस वजह से वो गुस्से में सारी चीज़ों को उठा करके फेंक रहा होता है। तब वहाँ पर पैट की एंट्री होती है जो गुस्से में उससे कहती है सच में तुमसे इसी काम की उम्मीद ही की जा सकती है, बस तुम सामान को तोड़ना जानते हो। और अपने सामने पैट को इस तरह से बात करते हुए देख करके उसे गुस्सा आता है और वो सीधा पैट का गला दबाने लगता है। सच में तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, मुझे सपोर्ट ना करते हुए हमेशा मेरे अगेंस्ट भी तुम खड़ी रहती हो। लेकिन मॉम उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करवाती है और नन से कहती है कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन नन नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर पैट अब अपनी मॉम पर ही गुस्सा करने लगती है कि आपने उस लड़की को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे करके रखा है कि आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है मेरा गला दबाएगा। सच बता रही हूँ किसी दिन मैं उसका गला दबा दूंगी अगर इस तरह से वो रिएक्ट करते रहेगा। जिसकी वजह से मॉम भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आए दिन अब इनके दोनों बच्चों में इस तरह से फाइटिंग होगी तो फिर इनका क्या होगा। इधर वॉर्ड को दिखाया जाता है जो पास्ट में टेबिट पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि उसने टेबिट को अपना एडॉप्टेड सन भी बना लिया था। लेकिन अब बात ट्रस्ट की नहीं थी, अब बात उसके पैसों की थी। तो इसी वजह से वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो आज से टेबिट पर नजर रखेगा और टेबिट की क्या डिटेल्स है वो रेगुलर वार्ड को इन्फॉर्म करेगा। अगले सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि मुक के घर पे गया हुआ था। सर्वेंट उसे मना कर दिया, अंदर आना नहीं, तुम जैसे गुंडों को अच्छे से जानती हूँ, इस मॉब से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दूंगी, इसी वजह से अच्छे से प्यार से कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी को आती है गुस्सा, वो उन दोनों को साइड में करता है और सीधा अंदर घर में घुसने लगता है। सेक्रेटरी को इस तरह से घर में घुसते हुए देख करके नन की मदर और पैट दोनों उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, तुम हो कौन और कंपनी में रहने की बजाय तुम हमारे घर पर क्यों आ गए हो, जाओ जो भी काम रहेगा कंपनी में करना है, यहाँ पर नहीं। जिस पर वो गन निकाल देता है और कहता है मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, बस मेरा काम फिनिश हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और किस कंपनी की बात कर रही हो, वो कंपनी मेरे बॉस की है। नम टेबिट से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है टेबिट आजकल तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से अपनी लाइफ और मुक की लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हो, तुमने मुक के साथ क्या कुछ नहीं किया, वो बर्दाश्त किए जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मुक को देनी चाहिए, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इसमें मुक की कोई गलती नहीं है। जिस पर टेबिट कहता है अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो कि मुक उसी फैमिली के रिलेटेड है जिसने मेरी बहन की लाइफ को स्पॉइल किया है, तो भला मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। तब वहाँ पर मुक की एंट्री होती है। मुक गुस्से में लाल पीली थी और वो आते ही सीधा थप्पड़ जड़ देती है टेबिट को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, ऑफिस तो ऑफिस, अब तुमने मेरे घर को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे सेक्रेटरी वहाँ पर भी जा करके हंगामा क्रिएट कर रहा है। ये बात सुनते ही टेबिट भी शॉक में हो जाता है क्योंकि उसने सेक्रेटरी को कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया था कि वो मुक के घर पे जाए। तो इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो मुक से पूछने की कोशिश करता है कि सेक्रेटरी उसके घर पर क्यों गया था, लेकिन मुक गुस्से में रहती है। इसी वजह से वो टेबिट को एक भी आंसर रिप्लाई ना करते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन टेबिट उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है, मुक उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है टेबिट सेक्रेटरी को कॉल करता है गुस्से में और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब सेक्रेटरी आता है तो टेबिट उसे पूछने लगता है कि आखिर किसके ऑर्डर पर वो मुक के घर जा करके इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रहा था। तब यहाँ पर सेक्रेटरी बता देता है मुझे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वॉट सर ने कहा था, बस इसी वजह से मैं गया था। टेबिट उसे पूछने लगता है क्यों गए थे, क्या रीज़न है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है ये तो मैं सिर्फ बॉस को बताऊँगा क्योंकि बॉस ने ही मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हें बताने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है। नन डरते हुए पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर चैट उसे इंक्वायरी करने लगता है उन बंदों के बारे में जो कि उसकी कंपनी में जॉब करते थे। तब यहाँ पर नन को समझ में आता है कि वो गलत समझ रहा था, वो उस सर्वेंट के बारे में समझ रहा था कि इंक्वायरी चैट करेगा, लेकिन वो तो किसी और के बारे में
उसे इंक्वायरी कर रहा है, तो इसी वजह से उसके जान में थोड़ी सी जान आती है। उसके पास जितनी भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन रहती है वो प्रोवाइड करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चैट को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उसके डरे हुए फेस को देख करके चैट ऑफिसर से कहता है, इस पर नज़र रखो, मुझे इसकी हर वक्त की डिटेल चाहिए। नन जब घर वापस आता है तो उसकी मदर से पूछने लगती है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर नन कहता है, मॉम आप खुद भी डरेंगी, मुझे भी डराएंगी। एक्चुअली चैट तो किसी और के बारे में इंक्वायरी ले रहा था और आपने मुझे खामखा डरा दिया। इधर पैट शॉपिंग के लिए गई हुई थी, जहाँ पर वो गिरने लगती है। तब पूरन सही टाइम पर आता है और उसे बचा लेता है गिरने से। यहाँ पर दिखाया जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना पीना भी खाते हैं, साथ में वो लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू से मालूम पड़ता है कि दिन ब दिन उसकी ग्रैनी की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है वो अपनी ग्रैनी से हाथ धो बैठे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एक ग्रैनी तो थी जो उसे अच्छे से समझ पा रही थी। वो अपनी ग्रैनी को किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाह रही थी। तो इसी वजह से वो कुछ डिसाइड करती है। अब वो बाहर आती है तब वहाँ पर पूरन आ जाता है। पूरन उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माना पास्ट में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन माफ़ करने वाला बड़ा रहता है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इस वक्त तुम्हें सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इस वक्त तुम्हें एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो कि मैं बनना चाह रहा हूँ। लेकिन मुक उसकी फ्रेंडशिप को भी रिजेक्ट करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले ही सीन में पूरन को दिखाया जाता है, वहाँ तो मुक से माफ़ी मांग रहा था और यहाँ पर बार में बैठ करके मस्त ड्रिंक किया जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि पैट भी वहाँ पर आई हुई है, तो दोनों साथ में मिल करके डांस करते हैं। दोनों ही ने इतना ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था कि उन्हें खुद का भी आइडिया नहीं था। अगले सीन में दिखाया जाता है पैट और पूरन दोनों एक ही बेड पर रहते हैं। जब पैट की नींद पूरी होती है, वो मॉर्निंग में उठती है तो अपने पास वहाँ पर देख करके पूरन को टोटली शॉक्ड और ज़ोर से चिल्ला करके बैठ जाती है और पूरन को भी उठाती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? तब यहाँ पर इन दोनों को समझ में आता है कि इन दोनों के बीच वो सब हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल रात ये लोग बहुत ही ज़्यादा नशे में थे और दोनों ने नशे में क्या कर दिया इनको भी आइडिया नहीं था। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है पैट को वो तो उल्टा ब्लेम देने लगती है पूरन पे, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमारे बीच में ये सब हुआ, अगर तुम रात में मुझसे नहीं मिलते तो ये सब नहीं होता। बूट रैन को स्कूल ड्रॉप करती है और उसे गुड बाय बोल करके लंच फिनिश करना ऐसा बोल करके चली जाती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, ओह शिट, मैं तो रैन की वाटर बोतल देना भूल गई। और यहाँ पर उस वक्त मुक उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है। जब बूट उसे वाटर बोतल देने के लिए वापस आती है तो वो देख लेती है कि उसके बेटे से मुक यहाँ पर मिलने के लिए आई हुई है और वो उसके बेटे को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रही है। तब यहाँ पर बूट कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी रैन के सामने, इसी वजह से वो रैन को स्कूल के अंदर जाने के लिए कह देती है। अब यहाँ पर रैन के थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि ये वही अच्छी वाली आंटी है जो उसे घुमाने फिराने के लिए लेकर जाया करती थी। बूट उसे गुड बाय बोलती है और स्कूल में जाने के लिए कहती है और साथ ही वो बहुत ही स्ट्रिक्टली से मुक को वार्न करती है कि वो दोबारा उसके बेटे से मिलने की कोशिश ना करे और ना ही उसके लाइफ में इंटरफेयर करे। जिस पर मुक का कहना रहता है कि रैन उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है। जिस पर बूट कहती है, पास्ट में मेरी लाइफ में तुमने और नन ने बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया और मैं दोबारा उन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी लाइफ से दूर हो जाओ और मेरे बेटे से भी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बूट बहुत ज़्यादा परेशान थी और गुस्से में भी थी। वो सीधा चैट के पास आती है और कहती है, तुमने बताया ना मुक को कि रैन मेरा बेटा है, क्योंकि मुक को कुछ भी आइडिया नहीं था, सच सच बताना, तुमने ही बताया ना? जिस पर चैट बता देता है कि हाँ मैंने बताया, क्योंकि बूट ने रिक्वेस्ट किया था, उसने पहले ही रैन को तुम्हारे घर पर देख लिया था, मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसी वजह से मैंने उसे उसका स्कूल का एड्रेस दिया। जिस पर बूट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो चैट से कहती है, सच में बाकियों की तरह तुम भी धोखेबाज निकले, एक तुम ही तो थे जिस पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन शायद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी भूल है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने के बाद बूट बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मोम के पूछने पर वो बता देती है कि मुक को उसके बेटे के बारे में पता चल गया है कि रैन उसका बेटा है। आए दिन वो उससे स्कूल में मिलने के लिए आती है, कहीं ऐसा करते करते नन को मालूम न पड़ जाए कि रैन उसका और मेरा बेटा है। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे बेटे को लेकर के चले जाएगा और मैं अपने रैन के बगैर मर जाऊँगी। प्लीज़ मॉम, ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। डेविड को भी इन सब के बारे में मदर के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि मुक आए दिन रैन से उसके स्कूल में मिलने के लिए आती है और उसे कहीं पर भी घुमाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर डेविड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मुक उससे बदला लेने के लिए रैन का यूज़ कर रही है। एक सीन में चैट को दिखाया जाता है जो मुक से मिलने के लिए गया हुआ था। अब वो मुक से कहता है, मुक मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना कि तुम रैन के पास नहीं जाओगी बार बार, फिर तुमने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ा? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम रैन से बार बार मिलने नहीं जाओगी। तुम्हारी वजह से आज बूट की लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसके बारे में तुम्हें भी आइडिया नहीं है। उसके पास्ट की वजह से आज वो फिर से डरने लगी है।
तुम्हारी एक गलती की वजह से बूट को अपना पास्ट याद आया और वो इतनी ज़्यादा डर गई कि अब वो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं कर रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुक। इधर बूट को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसके सामने नन बैठा हुआ था। वो उसके बालों को सहला रहा होता है, जिसकी वजह से बूट की आंखें खुल जाती है। वो अपने सामने नन को देख करके एकदम टोटली शॉक्ड हो जाती है। वो फ़ौरन उसे दूर भागने लगती है, जिस पर नन कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतने दिनों से सच्चाई छुपाने की कोशिश करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। और ये कहते हुए उसके साथ एक बार फिर से बदतमीजी करना स्टार्ट करता है। बूट अपने आप को कैसे भी छुड़वा करके नीचे जाती है, जहाँ पर बूट की मॉम नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई रहती है और उनके सर से ब्लड निकल रहा था क्योंकि नन ने उन्हें हिट किया था। खैर यहाँ पर रैन को दिखाया जाता है, वो अपनी ग्रैनी को उठाने की कोशिश करता है। बूट आती है और अपनी मॉम की सांसें चेक करती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम तो अब रही नहीं गई। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नन से कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया नन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर नन कहता है, तुम मुझसे सच्चाई छुपाने की कोशिश करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब रैन मेरा बेटा है, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। और ये कहते हुए वो रैन को वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पर बूट खुद को स्ट्रांग बनाती है और नन से फाइट करते हुए अपने बच्चे को बचाती है कि मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें अपने बच्चे को ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन नन ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर बूट को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगती है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी लेकिन अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। यहाँ पर बूट अपने ही बेटे का गला दबा रही थी, उसे नन समझ करके, क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रही थी। जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो अपने बेटे रैन से सॉरी बोलती है, जिस पर उसका बेटा उसे पूछने लगता है, क्या बात है मॉम, आप कोई बुरा सपना देख रही थी क्या। उसकी मदर उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकले। चैट भी आया हुआ था, चैट बूट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बूट बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसी वजह से उसे इग्नोर करके चली जाती है। मदर चैट को समझाती है कि पता नहीं क्यों आजकल बूट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी है। बूट अपने बेटे को खेलता हुआ देखती है, साथ में वो ये सोच करके रो पड़ती है कि कहीं नन उसके बेटे को उससे अलग ना करते। तब चैट आता है और बूट से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने कभी भी इस इंटेंशन से मुक को नहीं बताया था कि वो तुम्हें हर्ट करे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुक वहाँ चली जाएगी। जिस पर बूट उसे कहती है, तो फिर तुमने मान लिया कि तुमने मुक को बताया था मेरे बेटे के बारे में। क्या तुम नहीं जानते हो कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने पास्ट को किस तरह से भुलाया है, आज फिर मेरा पास्ट मेरा प्रेजेंट बन करके खड़ा हो रहा है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगी। मैं मेरे बेटे को किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाह रही हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। चैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे गलत ना समझे। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बूट कभी भी अपने बच्चे से दूर होए। खैर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर रैन को दिखाया जाता है, वो फुटबॉल खेलने के चक्कर में बाहर निकल आता है और सामने से एक कार आती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रैन की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके बूट और चैट दोनों रैन के पास आते हैं। तब यहाँ पर बूट को मालूम पड़ता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। चैट फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है और अगले ही सीन में रैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसकी वजह से बूट का तो रो रो कर बुरा हाल था। डेविड को भी मालूम पड़ जाता है। जब वो आता है तो बूट सडनली उसे हक कर लेती है और सब कुछ बता देती है कि किस तरह रैन का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एक माँ ही जानती है ना, जब उसके बेटे को तकलीफ़ होती है तो उससे ज़्यादा पेन तो मॉम को होता है। खैर यहाँ पर बूट भी रोते रोते बेहोश हो जाती है अपने बेटे के लिए। सारे लोग उसकी केयरिंग करने लगते हैं। डेविड चैट को देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी मुक को बताने के लिए, जिस पर चैट सॉरी बोलता है और कहता है, मुक ने मुझे फोर्स किया था कि मैं बताऊं क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम रैन को तुम्हारे घर पर देखा था जब वो तुमसे मिलने के लिए आई थी। रैन से मिलने के बाद उसे एक अट्रैक्टिव सा फील होने लगा था, इसी वजह से वो उस दिन मुझे फोर्सफुली उसके स्कूल पर भी लेकर गई। मैंने उसे स्कूल का एड्रेस बताया था लेकिन मैंने उसे वार्न किया था कि वो रैन से ज़्यादा ना मिले। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर डेविड को बताते हैं कि एक्सीडेंट होने की वजह से रैन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनते ही डेविड को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उससे भी बड़ा धक्का लगता है बूट को, क्योंकि रैन की ही वजह से बूट को एक नई ज़िंदगी मिली थी, जिस ज़िंदगी में वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रह रही थी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है मुक को। मुक बार बार बूट की बातें याद कर रही होती है और वो सोचती है कि वो उससे मिलने के लिए जाए। तभी उसे कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि रैन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो 1 मिनट का टाइम वेस्ट किए बिना ही सीधा हॉस्पिटल में आती है और डेविड से रैन की कंडीशन के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि रैन की सिचुएशन क्या है। उसे भी रैन के लिए अब बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। मुक अपने घर पर तो आ जाती है लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही रैन की तरफ लगा हुआ था कि पता नहीं रैन की सिचुएशन इस वक्त क्या होगी। यहाँ पर दिखाया जाता है नन को। वो मुक को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देख करके उसे पूछने लगते हैं, क्या बात है मुक, इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। मुक उसे नहीं बताती है कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि बूट को वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुकी थी, ऐसा उसका मानना था। इसी वजह से वो और नहीं चाहती थी कि बूट की लाइफ में कोई सीन क्रिएट होए, और स्पेशली नन की वजह से।
यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर से मुक के साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट करता है। वो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन मुक उस वक्त कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, बस उसे दूर हो जाने के लिए कह रही होती है। जिस पर नन कहता है, कब तक मुझसे भागने की कोशिश करोगी? एक दिन देखना ऐसा आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी, और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप तुम मेरी फीलिंग्स को जल्दी से समझ पाओ। बूट होश में आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि रैन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसका ऑपरेशन किया जाने वाला है। ये बात सुनते ही बूट अपने आपे में नहीं रहती है। वो बस अपने बेटे से किसी भी तरह मिलना चाह रही थी, लेकिन उसका बेटा तो ऑपरेशन थिएटर में था। इसी वजह से डेविड उसे जाने से मना कर रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम रैन को इस सिचुएशन में देखोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बेटर रहेगा तुम अभी यहाँ पर रेस्ट करो, बाकी मॉम और मैं हूँ वहाँ पर रैन के लिए। बूट नहीं मानती है, जिसकी वजह से डेविड को गुस्से में अब बूट को समझाना पड़ रहा था कि वो यहाँ पर रेस्ट करे क्योंकि उसकी भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खैर यहाँ पर बूट थोड़ा सा रिलैक्स होती है और उसके बाद वो अपने भाई से प्रॉमिस लेती है कि वो रैन का अच्छे से ख्याल रखेगा। जिस पर डेविड उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं रैन को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मुक हॉस्पिटल में रैन से मिलने के लिए आई थी। पीछे से नन भी उसे ड्रॉप करने के बहाने से आया हुआ था क्योंकि वो जानना चाहता था कि मुक जा कहाँ पर रही है। इधर बूट सो रही होती है तब वहाँ पर रैन आता है और मॉम मॉम कह करके बूट को जगाता है। जब बूट की आंखें खुलती है तो यहाँ पर रैन उसे कहता है, मॉम मैं लास्ट गुड बाय बोलने के लिए आपको आया हूँ, हो सकता है आज के बाद मैं आपसे ना मिलूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है, जिस पर बूट बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाने वाला है। वो उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगती है, लेकिन एक्चुअल में दिखाया जाता है यहाँ पर रैन का तो ऑपरेशन चालू था और वो बूट की इमेजिनेशन रहती है। अब वो हर जगह पागलों की तरह अपने बेटे रैन को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो पब्लिक प्लेस में भी चली जाती है जहाँ पर वो टकरा जाती है नन से। नन को अपने सामने देख करके वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे मारने लगती है। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करोगे, मैं कभी भी ये नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं मार डालूंगी। लेकिन बेचारी खुद ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक जो रहती है। इधर सारे लोग वेट कर रहे होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं कि रैन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि रैन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और कुछ टाइम के बाद रैन को होश भी आ जाएगा। सारे लोग के फेस पे जहाँ पर खुशी आ जाती है तो वहीं नन के होश उड़े हुए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले ही सीन में वार्ड को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी से कहता है, आजकल डेविड का कुछ भी अता पता चल नहीं रहा है, तुम मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करो। इस वक्त वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जिसकी वजह से सेक्रेटरी उसके पास कॉल करता है और उसे अर्जेंट में वार्ड से मिलने के लिए बुलाता है। डेविड जाने से पहले एक बार बूट से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। वो उसके बालों को प्यार से सहला रहा था, लेकिन अभी भी बूट को होश नहीं आया था। डेविड वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है मुक को, जो बूट की मदर से सॉरी कहती है कि मेरा इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि मैं बूट को हर्ट करूँ, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम जब रैन को देखा था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसी वजह से मैं रैन से मिलने के लिए चोरी छुपे जाती थी। इतना मुझे मालूम था कि अगर आप लोगों को मालूम पड़ेगा तो आप लोग मुझे रैन से मिलने नहीं दोगे, शायद इसी वजह से मुझे चोरी छुपे मिलना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आंटी। जिस पर बूट की मदर उसे हक कर लेती है और ऐसा करते हुए पीछे से डेविड भी देख लेता है क्योंकि उसे किसी काम से वापस आना था। खैर वो जाने से पहले मुक से कहता है, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं अगर तुम चाहो। जिस पर मुक कहती है कि उसे घर नहीं जाना है, उसे किसी काम से जाना है तो वो खुद चली जाएगी, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले ही सीन में नन के तो होश उड़ हुए थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस जब से उसने बूट को वापस देखा था तो बस बूट का ही ख्याल आ रहा था। उसे बार बार याद आ रहा था कि उसने बूट के साथ गलत किया, कहीं बूट उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो एक बार वो फिर से फंस जाएगा बड़ी मुश्किल से, तो वो मर्डर केस से बाहर निकला है और अगर बूट ने उसकी कंप्लेंट की तो इस बार वो लंबा फंसेगा और इस बार कोई भी उसे जेल से रिहा भी नहीं करवा पाएगा। वो यही सारी बातें सोच करके रोने लगता है, जिस पर उसकी मोम उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम बड़े हो गए हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, हमेशा जब देखो जब एकदम छोटे बच्चों की तरह रोते हो, बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह सोचो। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारी मॉम ही तुम्हारी हेल्प करे, सिचुएशन से तुम भी बाहर निकलने के बारे में अब सोचो। बूट को होश आता है, उसकी मॉम उसके लिए सूप लेकर आई हुई थी। बूट को मालूम पड़ता है कि रैन की सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगती है ये सोचते हुए कि चलो उसका बेटा तो सही सलामत है। यहाँ पर बूट की मॉम उसे कहती है, तुमने काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, एटलीस्ट थोड़ा सा खाना खा लो ताकि तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी आए। आफ्टर ऑल अभी तुम्हें रैन को भी तो संभालना है। इधर बार के ओनर के तो तीतर उड़े हुए रहते हैं क्योंकि उसे भी डेविड और वॉर्ड के रिलेशनशिप के बारे में मालूम पड़ गया था कि वॉर्ड डेविड का रियल सन नहीं है, उसने तो उसे अडॉप्ट किया है।
अगले ही सीन में टेबेट को दिखाया जाता है जो वॉर्ड से मिलने के लिए आया हुआ था। वॉर्ड टेबेट से मुक की कंपनी के रिलेटेड बातें करने लगता है कि क्या उसने वो कंपनी को अपने नाम करवा लिया है या नहीं। यहाँ पर टेबेट वॉर्ड को बताता है कि उसने सारे शेयर्स को भी खरीद लिया है और उसने मुक को उल्लू बना करके साइन भी ले लिया है, जिसकी वजह से अब वो कंपनी टेबेट के नाम पर हो गई है और कुछ ही दिनों में वो वॉर्ड के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो पेपर्स देखता है। यहाँ पर वो टेबेट को देता है और शाबाशी देता है कि चलो फाइनली तुम मेरे किसी काम तो आ रहे हो। वॉर्ड के वहाँ से जाने के बाद सिक्योरिटी काफ़ी शॉक में था। वो टेबेट से कहता है तुमने ये सब कब किया, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर टेबेट कहता है तुम हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहने की सोच रहे हो ना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा भी बॉस हूँ, हमेशा तुमसे 4 कदम आगे रहने वाला हूँ। मुझे मालूम है मेरे पीठ पीछे तुम किस तरह वॉर्ड को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। इधर नन को दिखाया जाता है जिसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी और उसका दिल का सुकून भी छीन चुका था, क्योंकि उसने काम ही किया था ऐसा। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था, जिस पर उसकी मदर उसे समझाती है कि उस तरह से उसे स्ट्रेस में रहना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रही बूट की कंप्लेन की, तो वो प्रॉमिस करती है कि बूट कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएगी। और अगले ही सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है उसी सर्वेंट के पास वो गई हुई थी और अपना मुंह बंद करने के लिए कह रही होती है और साथ में बहुत भारी भरकम अमाउंट भी उसके मुंह पे फेंकती है, ये कहते हुए कि बूट कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसके साथ क्या हुआ पास्ट में, इसके बारे में सर्वेंट को कुछ भी आइडिया नहीं है। एक बार फिर से 2 जंगली बिल्लियों को दिखाया जाता है, मतलब लीसा और पैट। लीसा पैट को टेबेट के कैबिन में नहीं जाने दे रही थी, जिस पर पैट जबरदस्ती चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें आइडिया है तुम किसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। टेबेट मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाली हूँ, तो ये केबिन उस हैसियत से मेरा भी होने वाला है, तो इसी वजह से मुझे भी अपनी बॉस मान लो और आदत डाल लो मुझे बॉस बुलाने के लिए। बहुत जल्द मैं इस कंपनी में आने वाली हूँ। पैट लीसा का मुंह बंद करके वापस जब जा रही थी तो उसकी मुलाकात हो जाती है मुक से। मुक को देख करके वो एटीट्यूड में उससे बात करती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं जिनकी कंपनी भी नहीं है फिर भी कंपनी में घुसने की कोशिश करते हैं, तो मुक भी अब खामोश बैठने वालों में से नहीं रहती है। तो इसी वजह से वो भी पैट को अच्छा खासा सुनाती है, जिसकी वजह से पैट ने जहां लेसा का मुंह बंद किया था वहीं अपोजिट में अब मुक ने पैट का ही मुंह बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब पैट को ऐसा लगता है कि उसकी इंसल्ट ज़्यादा हो रही है। तो इसी वजह से वो और ज़्यादा अपनी इंसल्ट ना करवाते हुए सीधा वहाँ से चली जाती है ताकि वो मुक के और भी बातें सुनने से बच सके। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। इस तरह से पैट से बात करने की वजह से वो खुद में ही काफ़ी अपसेट फील कर रही होती है और रो रही होती है। डेविड भी उसकी सारी बातें सुन चुका था, इसी वजह से वो उसके पास आता है और मुख से कहता है इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर तुमने रोना स्टार्ट कर दिया तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे पाला तुम्हारा पड़ने वाला है, तो इसका मतलब क्या तुम हमेशा ज़िंदगी भर रोती रहोगी। जिस पर मुख भी डेविड को ही ब्लेम करती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ ये हो रहा है। डेविड उसे अपनी हैंकी देते हुए कहता है ये मैं सिर्फ इंसानियत की वजह से कर रहा हूँ, वैसे इसे मेरी हमदर्दी मत समझना और ना ही ये समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। पैट के पास डेविड का कॉल आता है और उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर पैट काफ़ी खुश हो जाती है और उस एड्रेस पर पहुँच जाती है जहाँ पर डेविड ने उसे इन्वाइट किया था। डेविड उसे रिंग दिखाते हुए ये बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो उसके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहा है और शादी भी करना चाह रहा है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनते ही पैट की खुशी का तो ठिकाने नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पैट को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो चाहती है उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा, इसके बारे में उसने इतना डीपली भी नहीं सोचा था। खैर यहाँ पर वो अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है अब जब तुमने मुझे प्रपोज कर दिया है तो लो इस रिंग को भी अब तुम ही पहना दो मुझे। डेविड उसे रिंग पहनाता है और अगले ही सीन में पैट बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपनी मॉम के साथ अपनी इस फीलिंग को शेयर करती है और उसे बताती है कि डेविड ने उसे प्रपोज किया है, बहुत जल्द वो उससे शादी करने वाला है। जिस पर उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है देखो हो सकता है डेविड तुम्हें धोखा दे रहा हो, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से आगे चल करके तुम खुद ही हट हो। लेकिन पैट को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वो डेविड के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में आप मेरी ही रियल मॉम हो ना, मेरी रियल मॉम हो करके भी आप मेरी खुशियों के बीच में आ रहे हो। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में सर्वेंट को दिखाया जाता है, इतना सारा अमाउंट वो देख करके पागल हो रही थी। बूम भी वहाँ पहुँच जाता है। बूम उसके हाथों में इतना सारा अमाउंट देख करके उससे पूछने लगता है आज कौन सा काम कर दिया, आज कौन सा लंबा हाथ मार दिया जो तुम्हें इतना सारा अमाउंट मिल गया। सर्वेंट बूम को शांत होने के लिए कहती है और कहती है ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। जिस पर बूम कहता है मेहनत के पैसे इतनी जल्दी इतने नहीं मिल सकते, बताओ भी क्या काम किया है। तब सर्वेंट उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से नन की मदर ने उसे अमाउंट दिया है। नेक्स्ट डे बूम पहुंच जाता है सीधा डेविड के घर पर। डेविड को देख करके वो उससे डील करने के बारे में बात करता है, जिस पर डेविड कहता है उस दिन की बात भूल गए हो क्या और पिटना है, यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस पर बूम उसे बता देता है कि मैं बूट के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि मुझसे ये डील कर लेनी चाहिए।
डेविड बूट के बारे में सुनता है तो वो उसे अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो डेविड को सारी सच्चाई बता देता है। और अगले ही सीन में सर्वेंट पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। चैट उसके पास आता है। चैट को सब कुछ मालूम हो चुका था डेविड के थ्रू, तो इसी वजह से वो डेविड की यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है क्योंकि बात बूट की थी। खैर यहाँ पर चैट उस सर्वेंट से इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है, जिस पर वो तो पहले झूठ बोलती है, जिस पर चैट सर्वेंट को धमकाने लगता है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम जेल से जल्द बाहर चली जाओ? मुझे लग रहा है कि तुम्हें जेल से बाहर नहीं जाना है, यहीं पर ही रहना है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, अगर जेल में नहीं जाना है तो सच्चाई क्या है मुझे बता दो। जिस पर सर्वेंट डरते हुए सब कुछ उसे बता देती है। आज पैट की लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बुलवाया था ताकि वो अनाउंसमेंट कर सके डेविड के साथ वो शादी करने वाली है। लेकिन अपनी मॉम को वहाँ पर देख करके वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, आज मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी बेटी की खुशी के लिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करेंगी मॉम। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, सीन क्रिएट ना करूँ? ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम डेविड के साथ शादी ना करो, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं ना, फिर आज मैं तुम्हारी कैसे सुन सकती हूँ। डेविड जब कंपनी से जल्दी जा रहा था, जिस पर लिसा उसे पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, क्योंकि आज तो उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। जिस पर डेविड उसे बताता है कि आज उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है और उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो आज वो मीटिंग को डिले कर देगा। उसके बाद वो कॉल करता है चैट के पास और उससे सब कुछ पूछता है, क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है, क्या उस सर्वेंट ने अपना मुंह खोला या नहीं खोला। जिस पर चैट डेविड को बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस सर्वेंट ने अपना मुंह खोल दिया है और बहुत जल्द मैं अरेस्ट करने के लिए भी आ रहा हूँ। डेविड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो चैट को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी बात का मान रखा और मेरे कहने पर उस सर्वेंट को गिरफ्तार भी किया। चैट सर्वेंट से अब एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और सर्वेंट को बताना पड़ता है उसकी मर्ज़ी के बिना भी, क्योंकि उसे जेल में नहीं जाना था। अगले सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है। पैट बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो जस्ट अनाउंसमेंट करने ही वाली थी मीडिया के सामने कि वो और डेविड दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तब वहाँ पर चैट की एंट्री हो जाती है। चैट के आने से यहाँ पर नन की मदर के फेस पे एक स्माइल सी आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डेविड के लिए आया हुआ है, लेकिन पासा जब उल्टा पड़ता है तो नन की मदर का फेस का रिएक्शन देखने लायक था। नन की मदर को ऐसा लग रहा था कि चैट वहाँ पर डेविड को गिरफ्तार करने के लिए आया है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने डेविड के लिए पूरी प्लानिंग कर दी थी ताकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड अरेस्ट हो और उसकी खूब इंसल्ट हो। लेकिन पूरी की पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है और अरेस्ट डेविड होने के बजाय वो खुद हो जाती है, और इस तरह से मीडिया वालों के सामने पैट और डेविड की शादी की बात भी रह जाती है। नन की मदर पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सब मानने से इनकार कर देती है। देखो चैट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तब वहाँ पर सर्वेंट आती है और चैट के सामने सब कुछ सच सच बता देती है। जिस पर चैट नन की मदर से कहता है, क्या अब भी मुझे और ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत है या नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद भी नन की मदर ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी कि उन्होंने किया है। खैर चैट को सबूत मिल जाता है। वो उसकी मदर को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और तब डेविड उनसे मिलने के लिए आता है। डेविड इस तरह नन की मदर को जेल में देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है, अब देखो तुम्हारी बेटी की थ्रू मैंने इतनी आसानी से तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया और आज मेरी जगह पर तुम जेल में सड़ रही हो। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर देख करके ना, इतना सुकून हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा होगा ना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ पूरी प्लानिंग के साथ। नन की मदर को अब नन की फ़िक्र हो रही थी। खैर यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है जो चैट को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही नन की मदर को अरेस्ट किया गया है। ये न्यूज़ एकदम जंगल में आग की तरह फैल जाती है, जहाँ पर उसके हस्बैंड भी ये न्यूज़ देखते हैं और मुग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है नन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो अपनी सिस्टर पैट पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। मॉम ने मना किया था ना कि उस डेविड से तुम्हें नहीं शादी करनी है, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करनी ज़रूरी है ना। और ये कहकर वो उसका गला दबाने लगता है। आखिर पैट भी नन की सिस्टर, वो भी अपोजिट में उसका ही गला दबाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला दबाने के लिए? तब डेविड आता है और यहाँ पर वो पैट को छुड़वाता है और साथ ही वो नन को वार्न करता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है, ज़रा इससे तमीज़ से बात करो, नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम भी याद रखोगे। नन गुस्से में गन निकाल लेता है। मुग भी सडनली वहाँ पर आ जाती है तो डेविड मुग को बचाता है, ये जानते हुए कि साइड पर ही पैट खड़ी हुई है, लेकिन पैट की परवाह न करते हुए वो मुग को सेव करता है। पैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये देख करके कि उसका होने वाला हस्बैंड किसी और की केयरिंग कर रहा है, वो भी उस लड़की की जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। खैर वो डेविड से कहती है, डेविड
चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता है कि हमें 1 मिनट भी यहाँ पर रुकना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे लोग हैं कि पता नहीं कब किसके साथ क्या करते। डेविड उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैट की ही बात सुनता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में नन की मदर का आशिक उनसे मिलने के लिए आया हुआ रहता है और उसके हाथ में ब्रेकफास्ट था। और नन की मदर से कहता है, काफ़ी टाइम से तुम यहाँ पर बंद हो ना, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हें खाने की पड़ी है, ये नहीं कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालें, और उस डेविड से बदला भी तो लेना है ना हमें। चैट सर्वेंट को रिहा कर देता है क्योंकि उसे जितनी सच्चाई उगलवानी थी उसने उगलवा लिया था। वो आती है तो देखती है कि बूम के पास उसके सारे अमाउंट है, वो बूम से छीन लेती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अमाउंट को हाथ लगाने के लिए? बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसके लिए पता नहीं मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, और तुम इन पैसों को मुझसे इतनी आसानी से दूर ले जाओगे? ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और बूम पैसे छीन करके ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। पैट ने डेविड के ही शर्ट को वेयर किया हुआ था। यहाँ पर डेविड के फार्म हाउस पर वो आई हुई थी। सर्वेंट देख करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये हमारे बॉस के शर्ट में कैसे है। पैट उनके कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए बताती है कि वो उनकी बॉस की होने वाली वाइफ है और इसी वजह से अब उन्हें आदत डाल लेनी चाहिए कि उनके बॉस की वाइफ अब यहाँ पर आती जाती रहेंगी। साथ में वो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर भी दे करके डेविड से मिलने के लिए जाती है। डेविड उठ चुका था, वो रेडी भी हो गया था और वो बाहर जा रहा था, जिस पर पैट कहती है, कहीं जा रहे हो क्या? डेविड के हाँ बोलने पर वो कहती है, मुझे भी साथ में लेकर चलो, इस फार्म हाउस पर मैं अकेले बैठ करके क्या करूँगी, तुम्हारे साथ चलूँगी तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। जिस पर डेविड उसे बताता है कि शाम में मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा, बिकॉज अभी मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर वो नीचे आता है। साथ ही वो सर्वेंट को ऑर्डर भी देता है कि इस लड़की की अच्छे से केयरिंग करना, इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है बूट को। उसका बेटा रैन सेफ था, इसी वजह से वो काफ़ी खुश थी। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है चैट के रिलेटेड, तुम्हें चैट के साथ इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। उसने हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा। याद करो, जब तुम्हें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, तुम्हें जिस वक्त सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ चैट ही था जिसने तुम्हें सपोर्ट किया। चैट आता है रैन से मिलने के लिए, वो उसके लिए टॉय लेकर आया हुआ था, जिस पर बूट की मदर उसे कहती है, टॉय तुम लेकर आए हो तो जा करके तुम ही दे दो, यही सबसे बेटर रहेगा। चैट अंदर आता है, वो बूट को देखता है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और एक बार फिर से वो उदास होकर के वापस जाने लगता है। जिस पर बूट बोल पड़ती है, अब रैन के लिए गिफ्ट लेकर आए हो तो क्या वापस लेकर के जाओगे, उसे दोगे नहीं? बूट की बातों से लग रहा था कि वो अब उससे नाराज़ नहीं है, जिसकी वजह से चैट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली बूट ने इतने टाइम बाद उसे बात तो की। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बूट से सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था, लेकिन आगे मैं ख्याल रखूँगा कि किसी वजह से तुम्हें अपना पास्ट ना याद आना पड़े। तब यहाँ पर बूट उसे कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई, क्योंकि मैं रैन को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बेटे को कोई मुझसे दूर करे। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों अपने पास के गिले शिकवे दूर करते हैं और एक बार फिर से बूट और चैट में अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। वो कंपनी में डेविड से मिलने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। डेविड के आने पर वो उस पर गुस्सा दिखाने लगती है। डेविड, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी लाइफ को स्पॉइल कर ही चुके हो, कंपनी मुझसे छीन ही लिया है तुमने, क्या अब मेरी आंट की भी लाइफ को स्पॉइल करोगे और पैट की भी? आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? सुनाई में आ रहा है तुम पैट से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन क्यों? क्या उसकी भी लाइफ स्पॉइल करने का तुमने ठेका लेकर के रखा है? और तुमने जो मेरी आंट को जेल के अंदर भिजवाया है ना, मैं उन्हें किसी भी कंडीशन में वापस घर पर लेकर आऊँगी। जिस पर डेविड उसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मुक तो उसकी एक भी नहीं सुनती है और लॉयर से बात करने के लिए निकल पड़ती है। डेविड गुस्से में मुक का सेलफोन छीन लेता है और उसे वार्न करता है कि वो नन की मदर को जेल से बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन मुक उसकी एक नहीं सुनती है और कार ड्राइव करने लगती है। डेविड को डर था कि वो कहीं गलती से खुद का एक्सीडेंट ना कर ले, इसी वजह से वो भी साथ में ज़बरदस्ती बैठ कर जाता है। वो गुस्से में कार की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों का यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है पैट को, जो कि वेट कर रही होती है डेविड के आने का, और डेविड अभी तक नहीं आया हुआ था, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थी।